अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी कि आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी जिसने 5 मेडिकल डिवाइसेस का ऑलमोस्ट सारे यूरोप से आके पीछे टेस्ट एंड ट्रायल सर्टिफिकेशंस करा के ड्रैप से अप्रूव करवा के पेशेंट तक पहुंचाया हमको। तो उस वक्त तो लोगों को शऊर ही नहीं था कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है क्या। तो जिस महफिल में जाना पाकिस्तान में, उधर पहले लोगों को समझाना पड़ता था कि ये फील्ड है क्या। इमरान खान साहब आए ब्रेडफोर्ड में अपनी बुक लॉन्चिंग सेरेमनी में, तो वहाँ की जो बायोमेडिकल की जो कम्युनिटी थी, दे केम टू मी एंड उन्होंने कहा तुम्हारा वो जो ख्वाब था कि तुम एक पर्पस बिल्ट एक सेंटर बनाना चाहते थे, एक मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री लगाना चाहते थे, सो दिस इज़ द राइट मोमेंट, बिकॉज इलेक्शन सर पे है और खान साहब आए हुए हैं, तो आप इनसे, हम आपको टाइम ले देते हैं, आप ये कॉन्सेप्ट इनके साथ शेयर करें। इमरान खान साहब ही आए थे। जब वो आए थे तो मैंने उनको याद भी कराया था कि आपको याद होगा कि मैं ब्रेडफोर्ड में आया था। तो उन्होंने बड़ा हैरान होकर कहा कि अच्छा ये वो सेंटर, मैंने कहा दिस इज़ एक्चुअली द वेरी सेंटर यू आर इनॉग्रेटिंग टुडे, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको यूके में प्रेजेंट किया था। ही कन्विंस्ड मी एंड आई गॉट माई सेल्फ रेडी, तैयार होकर मैं चला गया रॉयल अकेडमी ऑफ साइंसेज में। और तो वहाँ पे मैंने देखा कि इवन आइंस्टाइन न्यूटन के ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स का पूरा म्यूजियम था, वो मैंने देखा। आई वुड लाइक टू डू सम डेवलप समथिंग बाय यूजिंग दैट मटेरियल। तो ही सेड के कैन यू डू दैट। मैंने कहा मैं करता हूँ। उन्होंने कहा मुझे कि मुझे फिर रिसर्च प्रपोजल जमा करवाओ, कि मैंने उस मटेरियल को पहली दफ़ा एक मेडिकल डिवाइस के अंदर फिजिकली सिंथेसाइज करके फैब्रिकेट करके यूज़ किया। आई मे कॉल इट अ ट्रिगरिंग पॉइंट इन माई लाइफ कि दैट हैज़ कंपेल्ड मी टू राइट अ लेटर टू द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू डिफरेंट चैनल्स, टीवी देख रहा था, तो एक डॉक्टर इसरार अहमद का सिलसिला सामने आया। जब वो आया तो मैं यूजली कतराता था कि बहुत जलाल है और इस तरह, तो मैं थोड़ा, लेकिन उस वक्त मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा लेट्स लिसन टू हिम, देखते हैं क्या है। अपनी फैमिली में शायद पहला बच्चा था जो दीन की तरफ और 5 वक्त की नमाज और कुरान की तरफ आया था। तो अरशद इकबाल साहब ने मुझे कुरान मजीद गिफ्ट किया। मैं सुबह से लेके शाम तक बस आई वॉज टोटली विद डॉक्टर इसरार अहमद। मैंने कोई चीज़ उनकी छोड़ी नहीं, उनकी जितनी बुक्स थी वो ले आया। और जब मैं उनके साथ बैठा और तो मैंने अपनी कुछ कैफ़ियत उनके साथ शेयर की कि मुझे ये सिम्टम्स हैं, ये इस प्रोसेस से मैं गुज़रता हूँ, जब मैं ये करता हूँ तो उसके बाद मैं इस तरह इस्तग़फ़ार के फ़ेज़ में चला जाता हूँ और ये वो। मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हाथ आगे बढ़ा के मेरे से हाथ मिलाया और मुझे कहा कि मैं तुम्हें ईमान की मुबारकबाद देता हूँ बेटा। मेरे हिंदू फ्रेंड, वो मुसलमान हुआ। एक और मेरा फ्रेंड था, वो किसी और रिलीजन से था, वो मेरे सामने मुसलमान हुए एंड देन दे स्टार्टेड लिविंग विद मी इन माय ओन अपार्टमेंट। तो अल्लाह ताला मुझे उस प्रोसेस से गुजार रहा था कि जिसमें हम क्रिश्चियंस के साथ बैठते थे तो सूरह मरियम खोल लेते थे, और किसी कायदानी के साथ बैठ के तो और कॉन्सेप्चुअल चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते थे। तो आई स्टार्टेड, मैं पहली दफ़ा वैसे ऑन कैमरा ये बातें शेयर कर रहा हूँ, तो वो आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ और आई स्टार्टेड क्राइंग, और मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि ये दिस इज़ समथिंग इनवॉलंटरी जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। मेरी ज़ुबान लटक गई, मेरे से बात नहीं हो रही थी, पैरालाइज़ सा हो गया सॉर्ट ऑफ, लेकिन पेन वो नहीं जा रही थी। राइट अवे शौकत खानम बात हुई, उन्होंने कहा कहीं टच नहीं करवाना है इसको, बस ले आएँ आप वहाँ पे। तो मैं ये पहली दफ़ा ऑन कैमरा ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि जब उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी टू टेल यू इट्स ट्यूमर, तो मेरा बेटा जो था वो अभी कदम भी नहीं चल लेना शुरू हुआ था, ही वॉज टॉडलर, और मेरा सारा ध्यान सिर्फ उस पर चला गया कि ये तो अभी दुनिया में आया और मैं जा रहा हूँ। आई रियलाइज कि इट वॉज आई, अल्लाह ताला हैज़ शोन मी एंड गेव मी एन एक्सपीरियंस ऑफ जनाजा। तो इसी दौरान में एक और मौजज़ा हुआ कि मेरे लिए तो मौजज़ा ही है कि पंजाब में 2016 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या 15 एंड में एक्सपायर्ड स्टेंट्स का स्कैंडल हुआ। आपने किसी चर्च को कन्वर्ट करना है मस्जिद में, नो इशू, बिकॉज उनको पता है इससे सिर्फ मज़हब प्रैक्टिस करना है, इट इज़ हिज अफेयर, प्राइवेट अफेयर विद हिज क्रिएटर। बट द मोमेंट आप वहाँ पे दीन की बात करके देखें, वो फिर आपको बताएंगे, द मोमेंट आप यू विल स्टार्ट स्टेपिंग इन टू पोलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम, देन दे विल लेट यू नो कि प्रॉब्लम है क्या। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुर्तज़ा निजाबत अली है और बाय प्रोफेशन मैं बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ, और आई वाज बोर्न इन रावलपिंडी। और आम लोगों की तरह, जिस तरह मेरा सारा ब्रॉट अप रावलपिंडी इस्लामाबाद में हुआ, और स्कूलिंग मेरी सारी आर्मी पब्लिक से हुई, और I used to be very ordinary, very average student
engaged in lot of extra curricular activities और बड़ा एक casual सा मेरा सिलसिला रहा while in school, in high school। और हर इंसान की स्पिरिचुअल और एक अपना एक सोशल प्रोफेशनल लाइफ होती है। और मेरे मुताबिक ये दोनों जो मेरे जो जर्नी थे, जो सफ़र थे, ये पहले आई थिंक ये अलग-अलग चल रहे थे। दे वर टोटली, आई मे से, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बट एक टाइम आया जिसमें आई फील लाइक दे हैव कन्वर्ज्ड। और ये स्टार्ट ऐसे हुआ कि मैं जिस तरह कैजुअल एक बच्चा होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर, खेलना कूदना, एवरेज स्टूडेंट, नॉट वेरी गुड स्टूडेंट थ्रू आउट माई लाइफ, बैचलर्स तक मैं आई यूज्ड टू बी वेरी एवरेज। और बट आई वाज आल्सो एंगेज इन लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और बहुत सी चीज़ों में एंगेज रहा हूँ। और तो इसमें यही नेग्लिजेंस भी रही कि मैं दीन की तरफ उस तरह नहीं था, नमाज नहीं पढ़ता था। और आई थिंक व्हेन आई वाज, मेरे दो बहनें हैं। मेरे फादर जो हैं वो आर्मी में थे, आर्मी से रिटायर्ड हैं। और एक मिडिल क्लास फैमिली में ब्रॉट अप हुआ सारा। और मुझे याद है व्हेन आई वाज लाइक 16-17 ईयर्स ओल्ड, तो वो उस वक्त ये हालात थे कि इवन के साल में कुछ गिने चुने जुम्मा पढ़ना, फ्राइडे प्रेयर्स जाके पढ़नी, ये सिलसिला चल रहा था। और 17 ईयर्स का था, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे फैमिली में कुछ अंकल वगैरह, कुछ बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि बेटा नमाज़ पढ़ो। ये कहते आए, मैंने कभी फॉलो नहीं किया। बट ऑल ऑफ अ सडन व्हाइल आई वाज प्रॉब्ली 17 ईयर्स ओल्ड, तो एकदम मैं नमाज की तरफ आना शुरू हो गया। पहले 2 नमाज़ें पढ़ना शुरू की, 3 नमाज़ें पढ़ना शुरू की। बट मैं फिर जब वो डॉट्स आज बैठ के कनेक्ट करता हूँ, तो खुदा खौफी वाला एलिमेंट मेरे अंदर थ्रू आउट मुझे लगता है कि बचपन से था। हम लोग आजकल बच्चों को, स्पेशली लड़कों को, कहते हैं कि डरपोक मत बनो, ठीक है ना। खौफ किस चीज़ का है? मेरे अंदर वो खौफ का सिलसिला रहा है। उसको आप किसी भी शेप एंड फॉर्म में ले सकते हैं, बट मुझे लगता है कि वो खुदा खौफी थी। क्रिएटर का जो खौफ होता है ना कि पकड़ है होगी तो फलाना होगा, ये खौफ हमेशा से था। हम ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों को जो कहते हैं कि जी आप, लड़कों को स्पेशली कहते हैं कि यार खौफ नहीं होना चाहिए, दैट इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। मैं उसके अगेंस्ट हूँ कि इंसान के अंदर जब खौफ होता है तो वो अपनी अकाउंटेबिलिटी की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है और राह रास्त पे रहता है। तो 17 ईयर्स में की एज था, तो आई स्टार्टेड नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। घर में भी नमाज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, फैमिली में भी नहीं था। कोई हमारे घर में नमाज नहीं बाकायदगी से पढ़ी जाती थी, ना फैमिली में पढ़ी जाती थी। तो उसके बाद जब मैंने खुद 2 से 3, 3 से 5 नमाज़ें पढ़ना शुरू की, और तो फिर मैंने मेरी जो साथ 2 छोटी बहनें थी, मेरी जो छोटी बहन है, मैंने उसके साथ थोड़ा सी एफ़र्ट की, बट वो ऑलरेडी काफ़ी बेहतर थी और बेहतरीन है मेरे से, तो उसने बहुत जल्दी पिकअप किया और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। फिर हमने अपने पेरेंट्स की तरफ रुजू किया और उनके साथ एफ़र्ट करना शुरू की। फिर एक टाइम ये आ गया अल्हम्दुलिल्लाह कि कुरान पढ़ना शुरू कर दिया मैंने तर्जुमे के साथ। आई वाज फिनिश विद माय ग्रेजुएशन, सो आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम शौकत खानम। और फिर मैं एक प्राइवेट कंपनी में एज अ सेल्स एंड सर्विस इंजीनियर काम कर रहा था बिफोर गोइंग अब्रॉड। तो मेरे ख्याल से ये साल का स्पेल था, आई एम टॉकिंग अबाउट 2004, समथिंग समवेयर इन 2004, यस। तो उसमें आई स्टार्टेड रीडिंग कुरान विद ट्रांसलेशन। और जो जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया, अरशद इकबाल साहब, मेरी बहुत सी दुआएं उनके साथ हैं और अल्लाह ताला उनको अजर और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाएगा। ही वाज एक्चुअली मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी। सो वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई जॉइंड दैट कंपनी इन इस्लामाबाद, तो अरशद इकबाल साहब ने मुझे कुरान मजीद गिफ्ट किया। एंड दैट कुरान मजीद वाज पब्लिश्ड एंड ट्रांसलेटेड इन after a great deal of research, and it was published in Houston, Texas. Or when I started reading that translation of that Quran, that was very in simple plain language, in a way कि जब वो कुरान आप खोलते हैं तो it was actually for all mankind, not for Muslims. तो उसमें लिखा था कि वो please wash your hands and then start reading this Quran sir, and then बड़ी layman language में, एक आसान language में उसकी translation थी। I started reading it
एंड देन आई वेंट समवेयर, मैंने बड़ी कोशिश करके उसकी एक और कॉपी उस ज़माने में निकलवाई एंड आई गिफ्टेड दैट कॉपी टू माई फादर। ही ऑल्सो स्टार्टेड रीडिंग दैट ट्रांसलेशन। तो ये टाइम मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस वक्त हम बिल्कुल नमाज से गफलत में थे, और उससे फिर एक वक्त यह आ गया कि घर में जब 2-4 लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो जमात हो रही है, और फिर बात क्या है कि से नमाज और कुरान मजीद और उसकी महफ़िल होती थी और सब कुछ डिस्कशंस होना शुरू हो गई। और यही वो टाइम था जिसमें मैं फिर बाहर चला गया। जब मैं यूके गया पहली दफ़ा, तो आई वाज़ इन ब्रूनेल यूनिवर्सिटी डूइंग माय मास्टर्स इन बायोमेडिकल। तो दैट वाज़ अ टाइम कि क्योंकि मैं आपको बताया था कि एक एवरेज स्टूडेंट था, बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंगेज था। और एक और चीज़, अब जब जितना आप शऊर आता है आपकी ज़िंदगी में ना, तो आप अपने आप को जानना शुरू कर देते हैं। यू स्टार्टेड कनेक्टिंग द डॉट्स एंड यू देन गेट टू नो के हु एग्जैक्टली यू आर एंड व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो आई यूके जाके ब्रूनल में जब मैं था, तो आई रियलाइज़ के मेरे मुझे इनिशिएटिव लेने की आदत है और मैं ले सकता हूँ। और मुझे ये लगता था, बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एज अ पर्सन कि आई कैन टेक इनिशिएटिव्स इन लाइफ। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी जब शुरू की तो 1999 में 1998 में जब मैं इंडक्ट हुआ यूनिवर्सिटी में, तो उस वक्त तो लोगों को शऊर ही नहीं था कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है क्या। तो जिस महफिल में जाना पाकिस्तान में, उधर पहले लोगों को समझाना पड़ता था कि ये फील्ड है क्या। और जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो देयर वाज नो प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान। तो सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स से जो मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करते थे हॉस्पिटल्स में, और इवन हॉस्पिटल्स के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि दे हैव टू हैव अ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सेपरेटली फॉर द अपकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर इक्विपमेंट। और तो यही कंपनीज थी जो आपको इंडक्ट करती थी एज अ सेल्स एंड सर्विस इंजीनियर। तो मैंने वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया, शौकत खानम में इंटर्नशिप थोड़ी देर की शुरू में। और तो ये एक एट्रीब्यूट होना जिसमें आप इनिशिएटिव ले सकते हैं, और दूसरी तरफ एक डेप्रीवेशन होना, महरूमियत होनी कि आपके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन गया कि व्हेन आई वेंट टू यूके फॉर द फर्स्ट टाइम, इन आई वाज इन ब्रूनेल, तो आई स्टार्टेड लुकिंग आउट माय प्रोफेशनल एंड कैरियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ इन द वर्ल्ड, इन यूके एज वेल एंड इवन इन बैक इन पाकिस्तान। तो आई रियलाइज़ के मैं बाहर तो सेटल हो नहीं सकता, क्योंकि आई वाज द एल्डर सन इन द फैमिली। अम्मी अबू घर पे होते थे, बहनें छोटी थीं, तो मुझे हमेशा ये होता था कि मैंने वापस जाना है और मैंने इधर सेटल नहीं होना। तो जब मैंने सेटल नहीं होना, तो फिर मैं पाकिस्तान में अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करता था। तो पाकिस्तान में कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। अब एक अच्छा कॉम्बिनेशन ये था कि इनिशिएटिव लेने की आदत थी और साथ महरूमियत भी थी। अब महरूमियत जो है वो आपको ड्राइव करती है कि आप लें इनिशिएटिव, टेक दैट स्टेप, ठीक है ना, आपने वो इनिशिएटिव लेना है। अगर ये महरूमियत ना होती तो शायद वो ड्राइव ना होती। तो ड्यूरिंग द completion phase of my मास्टर्स इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एट ब्रूनेल यूनिवर्सिटी, अच्छा वो भी बड़ा एक अच्छा जर्नी है। आई थिंक मुझे ऑन कैमरा एक्सप्लेन करना चाहिए। व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स इन ब्रूनेल यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये था यूनिवर्सिटी में कि आपका जो टॉट प्रोग्राम है, जिसमें आपने कोर्सेज लेने हैं, कोर और इलेक्टिव कोर्सेज लेने, उसके बाद आपकी रिसर्च थीसिस का फेज़ आएगा, जिसमें वो एक कमेटी बैठती थी सारे प्रोफेसर्स की और सारे टीचर्स की, और वो आपके साथ एक लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स शेयर करते थे, और हर प्रोजेक्ट जो था वो एक प्रोफेसर के साथ एसोसिएटेड होता था उसकी फील्ड के साथ। तो यू विल हैव टू चूज वन एंड देन यू विल हैव टू गेट कंसेंट फ्रॉम द प्रोफेसर कि वेदर ही इज़ विलिंग टू गिव यू सुपरविजन इन दैट प्रोजेक्ट और नॉट। अच्छा, इससे पहले ये हुआ कि ये पूरे इस फेज़ में मेरा टॉट प्रोग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीशन में आ चुका हुआ था। तो वीकेंड्स पे मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो नॉन पाकिस्तानी थे, जो ब्रिटिश थे या यूरोपियंस थे, उनकी तो नाइट लाइफ होती थी। और जो एशियंस थे, जैसे इंडियंस हैं या मेरे साथ कुछ पाकिस्तानी हैं, वो और जॉब्स वगैरह कर रहे होते थे क्योंकि उन्होंने वहाँ पे सस्टेन करना होता था। तो मुझे याद है कि एक दिन मैं वीकेंड पे था और अपने रूम में था डॉम में, और
आई हैड नथिंग टू डू, और वीकेंड बिल्कुल डेड हो जाता है वहाँ पे। तो फ्राइडे को मेरे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर टोनी एंसन। मुझे लगता है कि मैं आज भी प्रोफेशनली उनके कुछ फुट स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ अनकॉन्शियसली, क्योंकि उनका जो स्टाइल ऑफ वर्किंग था वो कुछ इसी तरह था कि ही वॉज अ प्रोफेसर एंड ही वॉज फाउंडर ऑफ 5 डिफरेंट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कंपनीज, एंड ही वॉज इन टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मेडिकल डिवाइसेज और थिंग्स। सारा वक्त कुछ इनोवेटिव डेवलप कर रहे होते थे और ये चल रहा होता था। तो उन्होंने क्लास में ख़त्म होने से पहले एक इनविटेशन कार्ड सबको पकड़ा दिया कि रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेस लंदन में एक इवेंट है। उस ज़माने में आई एम टॉकिंग अबाउट 2005-6 के डिविंची रोबोटिक सर्जन जो था ना, पहला जो रोबोटिक जो सर्जिकल डिवाइस थी, उसका अनवेलिंग सेरेमनी थी। तो उसमें सबको उन्होंने इनवाइट किया, बट मेरी क्लास में सब ने वो कार्ड मैंने देखा साइड पे फेंक दिए। वो सबकी वीकेंड्स पे कुछ ना कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, एंगेजमेंट्स होती हैं। तो आई वाज सिटिंग अलोन इन माय रूम एंड आई वाज जस्ट चैटिंग विद माय फादर। तो उन्होंने कहा क्या प्लान्स हैं, तो मैंने कहा कुछ भी नहीं, कोई ऐसा सच कोई असाइनमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है। एक इन्विटेशन आई हुई है बट नोबडी इज़ गोइंग, सो आई एम नॉट आल्सो नॉट गोइंग। तो ही सेड कि नहीं, तो बेटा जाओ, उधर कुछ लिंक्स क्रिएट होते हैं, नेटवर्क बनता है, इंसान चीज़ें देखता है, सीखता है। ही कन्विंस मी एंड आई गॉट माई सेल्फ रेडी। तैयार होकर मैं चला गया रॉयल अकेडमी ऑफ साइंसेज में, और तो वहाँ पे मैंने देखा कि इवन आइंस्टाइन न्यूटन के ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स का पूरा म्यूजियम था, वो मैंने देखा। फिर अनवेलिंग सेरेमनी देखी, तो वहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर टोनी एंसन भी थे, और उन्होंने बड़े वो खुश हुए कि एटलीस्ट कोई एक तो आया है। और उन्होंने बड़ा जोश के साथ मुझे इंट्रोड्यूस कराया प्रोफेसर डॉक्टर रूडी हेंगल मोलन के साथ, हु वाज अ फाउंडर ऑफ वन कंपनी। और जैसी वो अनवेलिंग सेरेमनी ख़त्म हुई, तो उन्होंने जैसे हम निकल रहे थे, तो आई वाज अबाउट टू जस्ट say goodbye to him. So he said, "Okay, what's your plan? We are going for just for a quick dinner just across the road. There is an Indian cuisine. तो would you care join us?" और तो मैंने देखा कि कोई मेरे पास कोई ऐसा कमिटमेंट है नहीं, तो मैंने कहा ओके व्हाई नॉट। तो उस डिनर के अंदर आई रियलाइज़ कि जो डॉक्टर रूडी हेंगल मोलन है, जो कि फाउंडर हैं कंपनी के, ही इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू रोप इन डॉक्टर टोनी एंसन के वो एक प्रोजेक्ट करना है। और वो जो प्रोजेक्ट है वो एक स्पेशल मटेरियल के ऊपर है, और उस मटेरियल को मैं नाम भी नहीं उसका ले सकता, क्योंकि मुझे स्पेलिंग्स भी नहीं आते उसके प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आती। तो आई केम बैक इनटू माय रूम and I started searching about that material. And then very next morning, I went to Dr. Tony Anson and I said, yeah, I would like to develop something by using that material. तो he said कि can you do that? मैंने कहा मैं करता हूँ। उन्होंने कहा मुझे कि मुझे फिर रिसर्च प्रपोजल जमा करवाओ। अब मुझे तो आइडिया नहीं था कि रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखते हैं। खैर मैंने रिसर्च प्रपोजल लिखा और मैंने डॉक्टर टोनी एंसन को कन्विंस कर लिया, और वो दैट प्रपोजल रियली अट्रैक्टेड हिम। और उन्होंने फिर डॉक्टर रूडी हेंगल मोलन से बात की, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता हूँ, और एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट करते हैं, और लेट्स स्टार्ट। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कि जो हमारी वो जो कमेटी की मीटिंग हुई आगे फ्यूचर में, जिसमें हम सारी वो बैच बैठा हुआ था और प्रोफेसर्स बैठे हुए थे, तो वो जब लिस्ट सर्कुलेट होने शुरू हुई प्रोजेक्ट्स देने की, तो जब मेरे पास वो लिस्ट आई तो मैंने उसमें अपना रिसर्च प्रपोजल निकाल के कहा कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, और ये प्रपोजल मैंने खुद बनाया है, और इसके जो सुपरवाइज़र हैं उन्होंने ऑलरेडी मुझे अपनी कंसेंट दे दिया है, एंड ही इज़ सिटिंग देयर, ही इज़ डॉक्टर टोनी एंसन, एंड आई ऑल्सो हैव अ स्पॉन्सर फॉर दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री, विच इज़ डॉक्टर रूडी हेंगल मोलन, जो कि फाउंडर हैं और चीफ एग्जेक्टिव हैं ऑफ ऑक्जेटिका लिमिटेड। तो दैट वाज एन ऑक्जेटिक मटेरियल, जो कि दुनिया में उस वक्त कुछ मेरे ख्याल से 1-2 लोग थे, रॉड्रिक लेक्स ने यूएस में और केन एवंस ने यूके में सिर्फ उसकी थ्योरेटिकल मॉडलिंग की थी, मतलब मैथमेटिकल मॉडलिंग की थी। नोबडी इन 2005-6 हैज़ एवर यूज्ड इट फिजिकली फॉर एनी डिवाइस मेकिंग। सो अल्हम्दुलिल्लाह दैट क्रेडिट अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड गोज़ टू मी, कि अल्लाह ने मुझे वो वसीला बनाया कि मैंने उस मटेरियल को पहली दफ़ा एक मेडिकल डिवाइस के अंदर फिजिकली सिंथेसाइज करके फैब्रिकेट करके यूज़ किया। इट हैज़ अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टीज़। तो वहाँ पे मुझे आई रियलाइज़ कि आई कैन टेक इनिशिएटिव्स, और मेरी पूरा जो बैच बैठा था दे वर सरप्राइज्ड कि हम तो सिर्फ वो जो एक कन्वेंशनल एक प्रोसेस होता है यूनिवर्सिटी का कि लिस्ट पकड़ाई जाती है और आप पिक एंड चूज़ करते हैं प्रोजेक्ट्स को,
और फिर आप कन्विंस करते हैं किसी सुपरवाइज़र को कि वो अगर आपको सुपरवाइज़ करे, तो यू केम अप विद कंप्लीट पैकेज. You have your own project and you have your own supervisor, even the sponsor from the industry. So I did that project, or that project actually led me to this point where I'm sitting today. Okay, after the completion of that project, that was actually related to the development of a specific stent, जो कि आपके एसोफेगस, आपका जो खाने की नाली है, उसके कैंसर की ट्रीटमेंट में डाला जाता है. तो जब वो स्टेंट मैंने बनाया, तो मैंने उसकी जब कॉस्टिंग वगैरह की, तो आई रियलाइज़ कि ये तो इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट तो सिर्फ 2-3 ब्रिटिश पाउंड्स आ रही है. ऑब्वियसली उसके अंदर और ओवरहेड्स नहीं थे, उसकी सर्टिफिकेशन से रिलेटेड और मार्केटिंग रिलेटेड और बाकी जो प्रोडक्शन रिलेटेड ओवरहेड्स नहीं, लेकिन एक डेवलपमेंट R&D कॉस्ट जो थी ना, वो इतनी आई. सो दैट वाज एक्चुअली probably I may call it a triggering point in my life, that has compelled me to write a letter to the President of Pakistan कि यार अगर ये इतना सस्ता बन रहा है, तो वाई नॉट कि हम वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म हो पाकिस्तान में, और आई विल गो बैक एंड रेंडर माई सर्विसेज टू द नेशन एंड डू समथिंग फॉर द पीपल इन पाकिस्तान, जो कि इतने डिप्राइव्ड हैं बिकॉज ऑफ द एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट ऑफ दीज डिवाइसेज, जो और 100% रिलायंस इम्पोर्ट्स के ऊपर हैं. देयर इज़ नो सच इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, जो इंडिजिनसली कुछ बना रही है और लोगों की पॉकेट की रेंज में वो आ रही हैं चीज़ें, और लोगों के लिए एक्सेसिबल है. So I wrote a letter to the President of Pakistan, and I've been very fortunate, and I'm really grateful to Allah Almighty that that letter was well received by the President of Pakistan, General Pervez Musharraf, and it was forwarded to the concerned authorities in Pakistan, like it was forwarded to Pakistan Science Foundation. मुझे बाद में पता चला Ministry of Science and Technology, क्योंकि जब मैंने इनके साथ काम शुरू किया, तो आई लर्न कि वो लेटर इधर भी पहुंचा है. और नेस्कॉम में डॉक्टर समर मुबारकमंद थे, उनके पास वो लेटर आया. तो जब ये लेटर उनके पास आया, तो कंसर्न रेज हुआ, क्योंकि नेस्कॉम, अब ये भी बड़ी आपको खूबसूरत वाक़या है कि डॉक्टर समर मुबारकमंद एज अ चेयरमैन नेस्कॉम बैक इन 2006 वाज गोइंग थ्रू अ थॉट प्रोसेस. ही वाज ट्राइंग टू रेप्लिकेट इंडियन मॉडल. डॉक्टर अब्दुल कलाम, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड in 1996 Dr. Abdul Kalam, as a defense physicist in a defense organization, he was playing with lasers, and while playing with laser he came up with a stent like prototype. और उन्होंने उसी वक्त रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन को बुला लिया, मुझे नहीं पता अंबानी थे कि मित्तल थे, वॉटएवर, उनको बुला लिया और कहा कि इनोवेशन सारी हम करेंगे और आप प्रोडक्शन और कमर्शलाइजेशन करें. तो इंडिया में मेडिकल डिवाइसेस का जो जर्नी है, वो 1996 में उसकी बुनियाद रखी गई कि पहली रिलायसिस मेडिकल के नाम से कंपनी लॉन्च होगी इंडिया में. और इस वक्त मेरे ख्याल से इंडिया में 12 से ज़्यादा मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज़ हैं और कंपनीज़ हैं जो स्टेंट्स और कैथेटर्स और इंडिजिनस क्या कुछ बना रही हैं, और बल्कि एक्सपोर्ट कर रही हैं. वो इंडियन मार्केट की भी डिमांड पूरी कर रही हैं और एक्सपोर्ट भी कर रही हैं. तो ये उनका सफ़र 1996 में शुरू हुआ. And Dr. Samar Mubarakmand in 2006 was going through that thought process कि अगर हम पाकिस्तान में नेस्कॉम के अंदर इसका कोई पायलट स्केल कोई प्लांट लगा लें, कुछ कर लें. And he was going through that thought process, and I wrote a letter to the President of Pakistan, and with my chacha's support, मेरे चचा's, मैं जब पाकिस्तान आया, तो मुझे डॉक्टर समर मुबारकमंद की ईमेल भी आई हुई थी, बट मेरे चचा का कोई लिंक था नेस्कॉम में, तो उस लिंक के थ्रू वो मीटिंग रखी गई. एंड उन्होंने फिर मुझे फॉर्मली बुलाया. जब मुझे फॉर्मली बुलाया, तो वहाँ पे वो सारे मेंबर्स और डीजीज थे नेस्कॉम में बैठे हुए. आई थॉट कि इट इज़ जस्ट अ कैजुअल मीटिंग जिसके लिए उन्होंने बुलाया, बट इट वॉज एक्चुअली अ फॉर्मल इंटरव्यू विच स्टार्टेड इन द मॉर्निंग, और वो शाम को ख़त्म हुआ. एंड ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू उन्होंने वो सारा निटी ग्रिटी ऑफ स्टेंट मैन्युफैक्चरिंग मेरे से समझ ली कि उसके स्टेप 1 से लेके फाइनल स्टेप तक क्या क्या प्रोसेसेस हैं, और उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ इन्वॉल्व होती हैं. एंड इन दी एंड दे शेयर्ड विद मी के दे वुड लाइक टू सेट अप प्रोडक्शन फैसिलिटी एट नेस्कॉम with the funding from Ministry of Science and Technology through PC1. So they are actually now they have a desire that I should come back and join them. So to cut it short, मैंने थोड़ा टाइम बाय किया. I went back to UK, मैंने चीज़ें वाइंड अप की. Then I came back, I joined NESCOM in 2007. That project started. It was a bare metal stent, जो नॉन मेडिकेटेड होता है, क्योंकि उस वक्त वो इन वोक था
यूज़ हो रहा था, और वो स्टेनलेस स्टील 316L स्पेशल अलॉय है मेडिकल ग्रेड, उससे हमने वो बनाया। जैसे ही मैंने वो नेस्कॉम ज्वाइन किया एज अ डायरेक्टर, मैंने अपनी टीम रिक्रूट की, उनकी जर्मनी में आगे पीछे ट्रेनिंग कराई, और वो जर्मन इंडस्ट्री के साथ मैंने मशीन्स लेके आया और ट्रेनिंग भी खुद भी ली और उनकी भी करवाई और उनको कमीशन किया, और एक पायलट स्केल प्लांट वहाँ पे नेस्कॉम के अंदर ही हमने फंक्शनल किया। उसकी आईएसओ फिर सर्टिफिकेशंस होती हैं 13485, जो मेडिकल डिवाइस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है मैन्युफैक्चरर्स का, उसकी सर्टिफिकेशन वगैरह हुई। फिर मैंने क्या किया, एज अ डायरेक्टर AFIC के कमांडेंट थे जनरल अज़हर रशीद, और जनरल अज़हर कियानी उनके साथ होते थे। इनके साथ एक कमेटी बनाई क्लिनिशियंस की, जो हमें क्लिनिकल गाइडेंस वगैरह दे रही थी। तो उन्होंने हमें क्लिनिकली गाइड करना शुरू कर दिया, और वो फिर उसकी उनकी मदद से फिर हमने रॉटरडैम में उसके एनिमल ट्रायल्स वगैरह करवाए। बट आफ्टर 2 ईयर्स, दो ढाई सालों के बाद, डॉक्टर समर मुबारकमंद ने मुझे नेस्कॉम हेडक्वार्टर के साथ एक ज़मीन भी एलोकेट कर दी कि इसमें अगर हम मज़ीद पर्पस बिल्ट सेंटर पे जाते हैं और इसको कमर्शियल स्केल पे लेके जाते हैं तो वो किया जा सकता है, जिस पे उन्होंने कहा कि एक और PC1 बनाओ। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग दैट PC1 विद, मुझे आज भी याद है जनरल इमरान मजीद होते थे, और उनके साथ बहुत मैंने वी स्पेंड नाइट्स ऑन दैट डॉक्यूमेंट। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द कंप्लीशन फेज ऑफ दैट PC1 हम ऑलमोस्ट तैयार कर चुके हुए थे, और अभी हमने मिनिस्ट्री में सबमिट करना था फंडिंग के लिए फ्रॉम नेस्कॉम। तो डॉक्टर समर मुबारकमंद गॉट रिटायर्ड। व्हेन ही गॉट रिटायर्ड, तो चेयरमैन नए आ गए, उनके साथ पूरी टीम उनकी आ गई, और फिर वो आपको पता है क्योंकि SPD के अंदर वो आता है तो उनकी प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो गई, और क्योंकि इट वाज अ कमर्शियल प्रोजेक्ट और अ वेलफेयर प्रोजेक्ट, तो मेन प्रायोरिटी उनका कुछ और था, डिफेंस रिलेटेड थी। तो दे शेयर्ड विद मी देयर इंटेंशन दैट दे हैव नो इंटेंशन टू टेक इट फर्दर टू द कमर्शियल स्केल। सो आई लेफ्ट नेस्कॉम एंड आई वेंट बैक टू UK, और क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में मैंने जाके ज्वाइन किया। वहाँ से एमफिल करके यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड में फिर PhD, फिर वहीं पे पोस्ट डॉक कर रहा था। तो वहाँ पे 2012 में इमरान खान साहब आए ब्रेडफोर्ड में अपनी बुक लॉन्चिंग सेरेमनी में। तो वहाँ की जो बायोमेडिकल की जो कम्युनिटी थी, दे केम टू मी एंड उन्होंने कहा तुम्हारा वो जो ख्वाब था कि तुम एक पर्पस बिल्ट एक सेंटर बनाना चाहते थे, एक मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री लगाना चाहते थे, सो दिस इज़ द राइट मोमेंट, बिकॉज इलेक्शन सर पे है और खान साहब आए हुए हैं, तो आप इनसे, हम आपको टाइम ले देते हैं, आप ये कॉन्सेप्ट इनके साथ शेयर करें। तो आई वेंट टू हिम ब्रेडफोर्ड में, मैंने उनके साथ मुलाकात की और उनके साथ पूरा कॉन्सेप्ट शेयर किया। ही गॉट वेरी एक्साइटेड, और उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान अगर जा सकते हैं तो मैं आपकी मीटिंग सेट करता हूँ, यू गो बैक एंड प्रेजेंट इट टू माई BOG, जो उनका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स था, उसमें कैसे रज़ाक दाऊद साहब हैं आप, और उनके साथ बाकी टीम है। तो आई वेंट बैक टू पाकिस्तान, आई केम बैक टू पाकिस्तान, एंड देन आई वेंट टू लाहौर, मैंने जाके उनको प्रेजेंट किया, एंड दे वर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट कॉन्सेप्ट, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये था ही नहीं कॉन्सेप्ट, कोई किसी ने अभी तक ये काम किया ही नहीं था। तो वो मैंने प्रेजेंट किया लाहौर में आके, दे गॉट वेरी एक्साइटेड। आई वेंट बैक टू UK अगेन, और देन आई स्टार्टेड चेजिंग दैम बिकॉज दे वर सो मच बिजी इन इलेक्शन कैंपेन। तो वो फिजल आउट हो गया सिलसिला इन अ वे कि आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि यार ये तो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, एंड मैंने तो इधर से निकलना है, मेरी तो PhD का कंप्लीट, पोस्ट डॉक भी कंप्लीट हो काफ़ी हो गई है, मेरा साल का कॉन्ट्रैक्ट था पोस्ट डॉक का, जिसमें मैं टीचिंग और वहाँ पे लैब्स वगैरह में कुछ सुपरवाइज कर रहा था रिसर्च प्रोजेक्ट्स को। तो मुझे था कि मैंने निकलना है अब इधर से, तो आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड, टाइम रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था टाइमली। तो आई स्टार्टेड कन्वर्सिंग विद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। GKI में पहले हो गया, बट वहाँ पे इन राइटिंग उन्होंने दिया कि वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करने देंगे। अब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसलिए ज़रूरी था कि जो इंडस्ट्रियल काम करना था उसमें आपके पास ट्रेंड मैन पावर तो थी नहीं, उसको कहीं तैयार करना था पहले, और एक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में उस वक्त बहुत सी बायोमेडिकल यूनिवर्सिटीज़ थी, कराची में और आगे पीछे इधर इस्लामाबाद में भी थी, जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन प्रोग्राम कर रही थी। तो वो जो ग्रेजुएट्स निकल रहे थे उन बेचारों के पास उसी तरह महरूमियत थी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, जिस तरह मैं भी पाकिस्तान छोड़ के गया था। तो एक पोस्ट ग्रेजुएट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम जिसमें मास्टर्स और PhD बहुत ज़रूरी था उस वक्त, मैं एम टॉकिंग अबाउट 2012 में। तो नस ने मुझे इंटरव्यू भी हुआ और इन राइटिंग भी कहा कि आप आएँ और आके डिपार्टमेंट वगैरह बनाएं।
तो आई केम बैक एंड आई बिकेम HOD है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, एंड आई एस्टैब्लिश दैट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। उसके जो प्रोग्राम्स थे वो स्टार्ट किए, रिसर्च लैब्स वगैरह फर्निश की। एंड आफ्टर प्रॉब्ली 10 और 11 मंथ्स टाइम, जब ये सब कुछ फंक्शनल हो गया, आई रिज़ाइंड फ्रॉम द HOD पोजीशन वॉलंटरली, क्योंकि मुझे था कि मैं इस एडमिनिस्ट्रेटिव काम से मैंने निकलना है और मैंने वो जो ख्वाब है वो पूरा करना है। और ख्वाब आपको मैंने बताया कि वो ये था कि एक आम आदमी तक एक उसकी आसानी के लिए कुछ करना है। तो ये तो सारा प्रोफेशनल जर्नी साथ साथ चल रहा था। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपना जो साथ एक और साइड थी उस पे भी थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा, ताकि हम इधर तक पहुँच जाएँ 2012 तक, और देन वील मूव ऑन। अब 2012 में आई लैंडेड इन नस्ट यूनिवर्सिटी और यहाँ पे वो शुरू कर दिया। बट इससे पहले मैं आपको वापस लेके जाना चाहूँगा अप्रॉक्सीमेटली 2005-6 में। कि आई वाज गोइंग थ्रू रिलीजियस साइड पे जो था ना, ऐसे स्टार्ट हुआ कि जब मैं नेस्कॉम ज्वाइन करना था तो मैंने यूके से जब आया तो मेरी 6 महीने सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई और मैं घर पे था। तो मैं उस ज़माने में बैठ के नेस्कॉम में जो मैंने काम शुरू करना था उस पर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग दैट, उसका सारा रोड मैप मैं सारा इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था घर पे। दैट वाज द टाइम के 2005 में 6 में जब आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू डिफरेंट चैनल्स, टीवी देख रहा था, तो एक डॉक्टर इसरार अहमद का सिलसिला सामने आया। जब वो आया तो मैं यूजुअली कतराता था कि बहुत जलाल है और इस तरह, तो मैं थोड़ा, लेकिन उस वक्त मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा लेट्स लिसन टू हिम, देखते हैं क्या है। तो आई वॉज टोटली एस्टॉनिश्ड व्हेन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू हिम कि इतना माशाल्लाह कुरान में होल्ड और फहम और सारा एम्फेसिस कुरान के ऊपर है जो कि वर्ड ऑफ अल्लाह है। तो मैंने वो जो 6 महीने हैं मैं जाके DVDs लेके आया और मुझे नहीं पता, मैं सुबह से लेके शाम तक बस आई वॉज टोटली विद डॉक्टर इसरार अहमद। मैंने कोई चीज़ उनकी छोड़ी नहीं, उनकी जितनी बुक्स थी वो ले आया, जितनी CDs थी, और पढ़ना शुरू कर दिया, सुनना शुरू कर दिया। वो एक टाइम ये आ गया था कि मेरी मदर यूजुअली शाम को मुझे निकालती थी ज़बरदस्ती कि भाई निकलो बाहर, दुनिया में भी आओ। बट मैं वो इतना उसमें गुम हो गया कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने इतना कुछ लाइफ में मिस कर दिया अब तक कि वो मैं उसको कैचअप करने के तौर पे था। व्हेन आई जॉइंड नेस्कॉम, तो उसमें ये हुआ कि आई डिसाइडेड कि मैंने अब जाना है, अब मैंने डॉक्टर साहब को मिलना है, क्योंकि वो उनकी मुझे पता चला तबीयत भी ठीक नहीं है आजकल। तो मुझे था कि वो ओल्ड एज में है, मुझे पता नहीं ज़िंदगी में मौका मिलता है कि नहीं मिलता, तो मैंने वो 2007 में प्लान किया कि मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी फैमिली में शायद पहला बच्चा था जो दीन की तरफ और 5 वक्त की नमाज और कुरान की तरफ आया था। और मेरी फैमिली में, मेरी अपने घर में, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, इवन मेरी वाइफ, बाकी मेरे जो कज़न्स हैं, वो मल्टीपल टाइम्स उम्रे पे गए हुए थे अब तक, ये 2007 तक। और मैं जब भी कोई उम्रे का प्लान होता था तो मैं किसी तरह बीच में से निकल जाता था, किसी शेप एंड फॉर्म में, क्योंकि मेरा कोई फलाना एग्ज़ाम आ गया है या कोई सेमेस्टर चल रहा है या मैं यूके बैठा हुआ हूँ और मेरा वहाँ पे कुछ चल रहा है, तो मैं कभी, आई नेवर जॉइंड देम। ये कोई 1-2 दफ़ा होके, 2-3 दफ़ा होके आए और आई वाज़ नॉट विद देम। तो ये भी एक सिलसिला था कि मैं मतलब नमाज भी और कुरान भी और सब चीज़ें कर रहा हूँ, बट अभी तक कॉल नहीं आई उधर से। तो 2007 में आई डिसाइडेड, मेरी शादी हुई थी नई नई, तो आई डिसाइडेड कि मैंने लाहौर काम से जा रहा हूँ, मैंने डॉक्टर साहब के साथ में बैठना है। तो मुझे याद है मुझे सिर्फ 15 मिनट मिले और वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बट उन्होंने मुझे कोई 2.5-3 घंटे दिए। और जब मैं उनके साथ बैठा और तो मैंने अपनी कुछ कैफ़ियत उनके साथ शेयर की कि मुझे ये सिम्पटम्स हैं, ये इस प्रोसेस से मैं गुज़रता हूँ, जब मैं ये करता हूँ तो उसके बाद मैं इस तरह इस्तग़फ़ार के फ़ेज़ में चला जाता हूँ और ये वो। मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हाथ आगे बढ़ा के मेरे से हाथ मिलाया और मुझे कहा कि मैं तुम्हें ईमान की मुबारकबाद देता हूँ बेटा। एंड देन ही गेव मी अ मिशन। ही सेड कि तुम बाहर जा रहे हो, तुम आगे, तुमने जो जो कुछ भी करना है, कि एक उन्होंने मुझे मिसाल दी उसकी ये जो आटे की चक्की होती है, कि ये जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है इसमें ऐसे आटे की चक्की की तरह है कि आटे की चक्की आटा एक तरफ करती है और एक तरफ वैक्यूम क्रिएट करती है। तो इसमें जो अमीर है वो अमीर से अमीर तक होता जा रहा है और जो गरीब है वो वैक्यूम के अंदर गरीब से गरीब तर होता जा रहा है।
तो यू विल हैव टू डू समथिंग एंड क्रिएट योर ओन जमात एंड लाइक माइंडेड लोगों की जमात, और एक एफर्ट तुमने लाइफ में रखनी है कि जिसमें तुम्हारी लाइफ उसी एफर्ट से गुजर के चली जाए और तुमने उन लाइक माइंडेड लोगों के साथ वो सारा काम करना है। और बड़ी उन्होंने लंबी मुझे एक पूरी एक स्क्रिप्ट दिया, जो कि मुझे उस वक्त उस स्क्रिप्ट के ऊपर ध्यान नहीं था। मेरा ध्यान ये था कि मैं क्यों वेस्टर्न वर्ल्ड में जा रहा हूँ दोबारा, क्योंकि मैं यूके से पहले आ चुका हुआ था वापस, तो मुझे मैं उसके ख़िलाफ़ था। बट इवेंचुअली आई वेंट अब्रॉड। जब मैं वापस यूके गया, एमफिल पीएचडी ये सब शुरू किया, तो वहाँ पे फिर अल्लाह ताला ने मुझे एक प्रोसेस से गुजारा। और वो प्रोसेस ये था कि मेरे साथ मेरे हिंदू फ्रेंड वो मुसलमान हुआ, एक और मेरा फ्रेंड था वो किसी और रिलीजन से था, वो मेरे सामने मुसलमान हुए, एंड देन दे स्टार्टेड लिविंग विद मी इन माय ओन अपार्टमेंट। और मैंने उनका वो ट्रॉमा और वो सॉर्ट ऑफ वो उनकी मैंने वो जो प्रोसेस ऑफ पेन था वो मैंने देखा कि जैसे उनकी दे रिवर्टेड बैक टू इस्लाम, तो वो उनकी फैमिलीज़ ने उनको डिस्कार्ड कर दिया, डिवोर्स हो गई, किसी की पेरेंट्स ने छोड़ दिया, बहन भाइयों ने छोड़ दिया। और एक चीज़ जो मेरे सामने नज़र आई वो ये आई कि ये जो मेरा जो हिंदू फ्रेंड है और जो दूसरा है कि फ़ितरत जो हम सुनते हैं, सलीमुल फ़ितरत के बारे में बात करते हैं, सलीमुल अक़ल की बात करते हैं, इट वाज़ ऑलवेज़ देयर विद देम। सिर्फ इट वाज़ अ राइट टाइम जिसमें अल्लाह ताला ने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया एंड दे रिवर्टेड बैक टू इस्लाम। तो वहाँ पे वो जो मेरा फ्रेंड था वो उसके साथ उनके साथ जो मेरे सिलसिला चल रहा था वो ऐसे बन गया कि मैं यूनिवर्सिटी से जब आता था तो हमारे पास डिफरेंट रिलीजन के लोग होते थे और हमारी शामें जो है ना वो इंटर रिलीजियस डिस्कशंस में गुजरती। तो अल्लाह ताला मुझे उस प्रोसेस से गुजार रहा था कि जिसमें हम क्रिश्चियंस के साथ बैठते थे तो सूरह मरियम खोल लेते थे, और किसी कायदानी के साथ बैठ के तो और कॉन्सेप्चुअल चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते थे। या कोई हिंदू है वो अपनी वेदा डिस्कस कर रहा है तो हम वेदा को कुरान के साथ कोरिलेट कर रहे हैं। तो आई वेंट थ्रू दैट प्रोसेस एंड देन व्हेन आई केम बैक आई जॉइंड नस्ट। तो पहली चीज़ आई डिसाइडेड विद माय वाइफ कि अब मैं उम्रे के लिए जाऊंगा। तो हो सकता है इस दफ़ा कोई कॉल आ गई हो अल्लाह ताला की तरफ से, बट वो आ गया, बुलावा आ गया, मैं उम्रे के लिए गया। और ये भी बड़ा खूबसूरत जर्नी है मेरा कि मैं पहले सीधा आई लैंडेड इन मदीना। 4-5 दिन मदीना में मैं कहता हूँ कि इट वाज सो पीसफुल, सो हार्मनी कि रियाजुल उस ज़माने में इतनी वो नहीं मसाइल होते थे कि जिस तरह अभी ये ऐप्स बन गई हैं और आपको टाइम लेना पड़ता है। तो रियाजुल जन्ना में आज सारी आधी आधी रात को बैठ के नफल पढ़ना और कुरान पढ़ना और पॉन्डर करना, रिफ्लेक्ट करना, कंटेम्पलेट करना कायनात के ऊपर, बड़ा सुकून था वहाँ पे। द मोमेंट आई लैंडेड इन मक्का, अब मेरे साथ तो पूरा वो गैंग था फैमिली का जो 2-3 दफ़ा बल्कि उससे ज़्यादा दफ़ा होके गए हुए थे। दे न्यू द ड्रिल, बट आई वाज नॉट एक्चुअली अवेयर ऑफ इट कि मक्का पहुंचते साथ भाग दौड़ शुरू हो जाएगी। एंड जब मैं पहुंचा तो मैं एक उसके मोड में चला गया, एक वो कहते हैं ना शिकायत के मोड में चला गया, और थ्रू आउट मैं वो सब कुछ मुनासिक करता रहा, बट आई वॉज टोटली इन शिकायत मोड विद अल्लाह ताला। तो मैंने वाइफ के साथ बाद में बात की, मैंने रूम में आए, मैंने कहा यार ये इबादत नहीं है, ये कनेक्शन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है वो उसका। उसने कहा होगा, सब कुछ होगा, रिलैक्स, सब कुछ होगा। तो मेरा वो वहाँ पे मक्का में ये रूटीन बन गई कि जिस तरह लोगों की होती है कि हमने लेट नाइट में चला जाता था लेट, और वहाँ पे सारी रात नफल पढ़ना और इबादत करना और कुरान पढ़ना, और फजर पढ़ के तो फिर मैं आ जाता, सो जाता था, फिर मैं 11-12-1 बजे उठ के तो फिर ज़ोर पे चले गया, और फिर वो रूटीन साइकिल बन गई। तो मुझे याद है कि आखिरी दिन था कि क्या था, आई वॉज जस्ट सिटिंग, खाना काबा ये सामने है और मैं नीचे बैठा हुआ कुरान पढ़ रहा हूँ। तो आई स्टार्टेड, मैं पहली दफ़ा वैसे ऑन कैमरा ये बातें शेयर कर रहा हूँ, तो वो आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ और आई स्टार्टेड क्राइंग, और होता है ना बंदा रोता है तो मेरे आंसू गिरने लग गए उसके ऊपर, पेजेस के ऊपर। और पहले कुछ सेकंड्स में मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि ये दिस इज़ समथिंग इनवॉलंटरी जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। और अगले कुछ सेकंड्स में मैंने ये डिस्कवर किया कि मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, मैंने इसको रोकना है, दिस इज़ इसको मैंने किसी तरह रोकना है, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग। और इसी सारे प्रोसेस के अंदर मैंने मेरे दिल से एक शिकायत निकली अल्लाह ताला के साथ, अपने क्रिएटर के साथ, अपने खालिक के साथ। और मैंने उनको ये बताया कि मैं 10 दिन से इधर आया हूँ
और 10 दिन पहले तक मैं सुबह जाता था और रात को आता था, खाने के टेबल पे फैमिली से मुलाकात होती थी। इतना बिज़ी स्केड्यूल चल रहा था नस्क में। तो मैं 10 दिन से आया हूँ, आई एम टोटली कट ऑफ, और सुबह से लेके रात, आधी रात तक मैं सिर्फ ज़िक्र, तस्बीह और तेरी इबादत कर रहा हूँ। तो मुझे आप पौधा बना देते, मुझे बिल्ली बना देते, मुझे पत्थर बना देते, मैं बैठ के साइड पे बस तस्बीह और ज़िक्र करता रहता। आपने मुझे किस मराहिल और किस ट्रायल में डाल दिया है, अब मैं इसमें से कैसे क्लियर होके बाहर निकलूँगा? तो वो मेरी एक शिकायत थी, शायद अंदर कहीं दफन थी, और वो निकल आई बस बाहर उस वक़्त। आई केम बैक, और जब मैं वापस आया तो मुझे बताया कुछ लोगों ने कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी इसी तरह कुछ किया था। तो खैर, मैं जब मक्का में था तो मुझे पेन हुई थी उस वक़्त, और उस वक़्त मैंने ब्रूफेन और ये पेन किलर वग़ैरह ले लिया। वो थोड़ी बढ़ गई थी लेकिन ठीक हो गई थी, इट वाज़ मैनेजेबल। बट व्हेन आई लैंडेड बैक इन पाकिस्तान, probably after 4 or 5 days I had the same pain, but that pain was not actually going away with just oral medicine. तो मुझे वहाँ पे एक इंजेक्टेबल पेन किलर इंजेक्शन लगा, बट आफ्टर सम टाइम इट वेंट अवे। कुछ टेस्ट करवाए बेसिक, बट कुछ सामने नहीं आया। अगले फिर 3-4 दिन के बाद आई वॉज गेटिंग रेडी इन द मॉर्निंग गोइंग टूवर्ड्स नस्ट, तो सुबह ही मुझे वो पेन स्टार्ट हो गई। और मेरे फादर की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने मिसेस को बोला कि आप शेयर ना करें किसी से, तो मुझे एक ब्रूफेन दे दें। अब वो वाले साहब का कोई चेकअप कराना था, टेस्ट होना था, तो उसके लिए हम निकले। वो टेस्ट उधर ही रह गया क्योंकि मेरी वो पेन इतनी बढ़ गई, एट इट बिकेम सो एक्सक्रूशिएटिंग आफ्टर सम टाइम, कि दुनिया जान के मुझे पेन के जो ना वो पेन रिलीविंग वो इंजेक्शंस लग गए। मेरी ज़ुबान लटक गई, मेरे से बात नहीं हो रही थी, पैरालाइज सा हो गया सॉर्ट ऑफ, लेकिन पेन वो नहीं जा रही थी। एंड देन उन्होंने कुछ आफ्टरनून हो गई, सुबह से लेके दोपहर हो गई, दोपहर को जाके कुछ अल्ट्रासाउंड दोबारा हुए, चेक हुआ, तो उसमें कहीं पता चला कि कुछ मैस नज़र आया। राइट अवे शौकत खानम बात हुई, उन्होंने कहा कहीं टच नहीं करवाना है इसको, बस ले आए आप वहाँ पे। और मेरे ख्याल से विद इन 10 आवर्स आई वॉज इन बैक टू शौकत खानम फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड माई कैरियर। तो उधर फिर उनके अपने कोई टेस्ट होते हैं, असेसमेंट्स होती हैं, उस पर भी थोड़ा टाइम लग गया। एक मेरे ख्याल से कुछ घंटे, ऑलमोस्ट आधा दिन उसमें गुजर गया। एंड आफ्टर दैट टाइम मुझे आज भी याद है, मुझे डॉक्टर ने बुलाया, ऑन्कोलॉजिस्ट था, तो ही सेड कि आई एम सॉरी टू टेल यू इट इज़ ट्यूमर, इट इज़ कैंसर, एंड अभी हम इसकी स्टेजिंग कर रहे हैं, तो विल गेट टू नो कि हमने स्टेज क्या होगी, बट हमने राइट अवे अभी आपको एडमिट कर रहे हैं, और आपको विद इन 12 आवर्स हम आपकी सर्जरी करके इसको रिमूव करने लगे, और फिर हम आगे स्टेजिंग के बाद डिसाइड करेंगे कि ट्रीटमेंट रेजिमेंट क्या होगा, हमने कीमोथेरेपी करनी है, रेडिएशन करनी है, व्हाटएवर। तो मैं ये पहली दफ़ा ऑन कैमरा ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि जब उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी टू टेल यू इट्स ट्यूमर, तो मेरा बेटा जो था वो अभी कदम भी नहीं चल लेना शुरू हुआ था, ही वॉज टॉडलर, और मेरा सारा ध्यान सिर्फ उस पर चला गया कि ये तो अभी दुनिया में आया और मैं जा रहा हूँ। और मुझे याद है कि विद इन फ्यू आवर्स पूरी आसपास से शहरों से फैमिली उधर पहुँच गई, और सब आ गए। आई वॉज टोटली पेन फ्री क्योंकि इतना कुछ लग चुका था। अब आई वॉज जस्ट एडमिट भी हो चुका हुआ था, लेकिन फिर रहा था, अंदर घूम रहा था, और आई वॉज वेटिंग कि मेरा भी कुछ इतने घंटों के बाद मेरी सर्जरी होनी है। तो वो सब मुझे बुला रहे हैं, कोई बिठा रहा है, कह रहा है ये दुआ पढ़ो, कोई कह रहा है बेटा ये खा लो, ये कर लो, आराम कर लो, वो कर लो। एवरीबडी वॉज सिटिंग देयर। फिर सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद मैं घर आया, महीने का एक स्पैन था जिसमें मेरी स्टेजिंग होनी थी, और उसी के अंदर डिसाइड होना था कि मुझे कीमोथेरेपी फर्दर क्या देनी है, वो करना स्टार्ट होना है। अब उसमें क्योंकि सर्जरी भी थी तो रिकवरी भी थी, तो देन आई राइट आफ्टर दैट सर्जरी मैं जैसे ही मुझे होश आई, और उसके कुछ मुझे लगता है कुछ घंटों के बाद ही आई कंसीव दिस पॉइंट कि क्योंकि मैं मुझे जब डायग्नोज हुआ तो आई स्टार्टेड कन्वर्सिंग विद अल्लाह ताला के, जिस तरह वो कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं ना कि जब इनको मैं ऊपर उठाऊंगा तो ये कहेंगे कि हमें फिर दुनिया में भेज दें और मोहलत दे दें। तो आई लिटरली स्टार्टेड विद अल्लाह ताला कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, आप मुझे बुला रहे हैं बट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, यू विल हैव टू गिव मी सम रिस्पाइट ताकि मैं प्रेपरेशन के साथ आऊँ। तो ये मेरा अंदर से कन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुकी हुई थी। तो
देन व्हाट हैपेंड कि जैसे ही मुझे सर्जरी की जो पेन्स होती हैं पोस्ट सर्जिकल, उससे जब मैं निकला तो आई कंसीव्ड वन पॉइंट कि आई विल हैव टू स्टार्ट एन एक्सरसाइज सॉर्ट ऑफ व्हाट यू कॉल इट, एक मैंने कोशिश शुरू करनी है, एक तगो-दो शुरू करनी है। और वो तगो-दो भी मुझे वो सारी जो पुराना फ़हम टीचिंग प्रोसेस जिससे गुज़र के आया था, उसका निचोड़ था। एंड आई नेम्ड इट एज़ बीइंग मोमिन। और वो बीइंग मोमिन इसलिए मैंने उसको नाम दिया। एंड मेरे साथ जो मेरी फैमिली में कज़न्स थे, बच्चे थे, यंग यंग ब्लड था। फिर बाद में मेरे स्टूडेंट्स थे नस्ट में, वो सब उसमें जॉइन इन उन्होंने कर लिया। 2 ढाई साल हमने चलाया। और वो मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ, वो मैं उसको सस्टेनेबल नहीं रख सका क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स सारे आगे थे बाद में, और फिर स्टूडेंट्स की ट्रैफ़िक लगी रहती है। और आपको पता है उसमें फिर वो मीडिया की टीम थी, उसमें फिर वो एकेडमिक काउंसिल थी, एकेडमिक टीम थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी, ये सब चीज़ें, उसमें सब स्टूडेंट्स थे। तो हम कर क्या रहे थे बेसिकली? बीइंग वुमेन था क्या? बीइंग वुमेन उस वक़्त जो कंसीव किया वो ये था कि हमने 5 वक़्त दिन में एक, उस ज़माने में टेक्स्ट मैसेज का कॉन्सेप्ट शुरू किया पाकिस्तान में, जिसमें क्रोनोलॉजिकली एक आयत की तर्जुमा, क्रोनोलॉजिकली, ठीक, सॉरी, सीक्वेंस में आयत का तर्जुमा राइट फ्रॉम सूरह फातिहा। एक आयत आपको मिल रही है, सपोज़ ज़ोहर में आपके पास आयत आ रही है कि उसका तर्जुमा आया है और नीचे लिखा है प्लीज़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मेक योर वे फॉर ज़ोहर सलाह। इट वाज़ अ रिमाइंडर, सलाह रिमाइंडर के नाम से हमने उसको शुरू किया था। 5 वक्त आपको दिन में कुरान की एक आयत आ रही है तर्जुमे के साथ और नीचे रिमाइंडर आ रहा है। तो और साथ साथ हमने क्या किया कि हमने हफ्ते में एक दफ़ा कुरान सीक्वेंस में डॉक्टर इसरार अहमद का 45 मिनट्स का बयान कुरान का सेशन है, उसको हम एक बड़ा स्क्रीन लगाते थे, गैदरिंग बैठते थे और फिर बाद में Q&A करते थे। और फोर्टनाइटली बाय मंथली बेसिस पे हम टॉक्स रखते थे उन्हीं, और ये सब कुछ सीक्वेंस ऐसे चल रहा था कि कुरान की आयत आपको सीक्वेंस में 5 वक्त मिल रही हैं, उन्हीं से रिलेटेड बयानुल कुरान का सेशन है और उसी से रिलेटेड एक टॉक भी रखी जा रही है। ठीक है, ये तो सारा स्पिरिचुअल रिहैबिलिटेशन थी। सोशल रिहैबिलिटेशन के लिए हम कलेक्शन ऑफ ज़कात खैरात और वो जो टिपिकल होता है कि आप फिर लोगों को ढूंढते हैं, उनके राशन हैं, दवाइयाँ हैं, स्कूल के सेमेस्टर फीस हैं, वो सब कुछ चल रहा था। तो ये उस वक्त मैंने कंसीव किया और मैंने उसी वक्त बीमारी में ही वो शुरू कर दिया। और मुझे याद है फिर मेरी कीमोथेरेपी स्टार्ट हो गई। कीमोथेरेपी में मेरा हीमोग्लोबिन लो रहता था, बट मैं फिर भी ये एफ़र्ट कर रहा था, मैं टॉक्स भी दे रहा था और सब इस एफ़र्ट में शामिल था। एक आध दफ़ा तो मुझे अभी भी याद है कि मैं टॉक दे रहा था, आई वाज़ लिटरली गेटिंग फेंट क्योंकि वो इतने रिज़र्व्स ख़त्म हो जाते हैं कीमो में आपके, आप ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते और कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अच्छा, मैंने वो डॉट्स बाद में कनेक्ट किए कि जब मेरी फैमिली पूरी पहुंच चुकी थी शौकत खाना में, तो व्हाट वाज दैट एक्चुअली? आई रियलाइज कि इट वाज, आई, अल्लाह ताला हैज़ शोन मी एंड गेव मी एन एक्सपीरियंस ऑफ जनाजा, कि यही वो फैमिली थी जो मेरे वलीमे में भी थी, मेरी बर्थडेज में भी थी, मैं उनके साथ कनेक्टेड था उनमें, ठीक है ना। बट ये एक ऐसा ओकेजन था जिसमें मैं मैयत की तरह था एंड आई हैड नो, मुझे लोग क्या कह रहे हैं, किधर बैठा रहे हैं, क्या पढ़ने को कह रहे हैं, क्या खाने को कह रहे हैं, आई हैव नो कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन इंटरेक्शन विद देम, आई एम इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। ठीक है, तो देन आई, वो आफ्टर कीमोथेरेपी इट वाज अ फेज वेरी, कीमोथेरेपी आपको उस वर्ज पे ले जाती है कि एट टाइम्स आप कहते हो कि आई क्विट, क्योंकि मैं यंग भी था, हेल्दी भी था और ट्यूमर भी इतना एग्रेसिव नहीं था। तो ऑन्कोलॉजी बोर्ड ने डिसाइड किया कि एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जाए, तो दे गेव मी टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू ड्रग्स विच वर वेरी वॉलेटाइल। और उन्होंने उन ड्रग्स की कॉम्बिनेशन मुझे कीमो दी। और तो उसमें ये होता है कि आपके सारा वक्त आपके आईवीज़ लगे होते हैं और आपको हीमोग्लोबिन बहुत लेवल लो होता है। तो आफ्टर मेरे ख्याल से 3.5 मंथ्स टाइम इट वाज ऑल डन अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे घर में से भी, क्योंकि मैं साइकोलॉजिकली इंसान बहुत हिट होता है इस प्रोसेस में, लेकिन इस प्रोसेस में साइकोलॉजिकली मेरी बिल्डअप बहुत हुआ मैं, क्योंकि मैं जिन चीज़ों को पढ़ रहा था, सुन रहा था और जिस प्रोसेस से गुज़र रहा था, वो मैं किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो इट इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट एक्चुअली, आई कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। वो एक कैफियत है जो सिर्फ आई कैन फील इट, आई कैन स्टिल हैव अ तासीर ऑफ इट, लेकिन आई कांट एक्सप्लेन इट टू एनीबॉडी।
तो व्हेन आई रिज्यूम बैक, सो आई डिसाइडेड कि नथिंग डूइंग। अब मैंने करना वो ही है जो मुझे, जिस प्रोसेस से अल्लाह ताला ने मुझे तैयार किया, ठीक है, और मेंटरिंग की है मेरी, पीपल लाइक फ्रॉम डॉक्टर इसरार अहमद। तो मैंने इमीडिएटली रिज़ाइन दिया फ्रॉम एचओडी पोजीशन एंड आई ओपनड अप माय कंपनी, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर नस्ट के अंदर। और उसमें फिर हमने न्यूनेटल आईसीयू, क्योंकि उस वक्त मेरे पास एक जो लीड थी वो यही थी कि मेरा अपना बेटा को न्यूमोनिया हुआ और वो एक हॉस्पिटल में गया और वो उधर कुछ बेसिक चीज़ें नहीं थी। तो आई डिसाइडेड कि नहीं, मैंने न्यूनेटल आईसीयू से रिलेटेड जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसको बनाना है। जैसे न्यूनेटल, ये जो आपके इन्फेंट बेबी वार्मर्स होते हैं, फोटोथेरेपी लाइट्स होती हैं, तो वो हमने उसमें बनाना शुरू की। अल्लाह ने उसमें इतनी बरकत डाली कि हमने इस रूम जितना एक छोटा सा ऑफिस लिया, टेक्नोलॉजी एज अ स्टार्टअप कंपनी, एंड दैट वाज नस्ट की जो शुरू की जो स्टार्टअप कंपनी थी उनमें से एक थी। एंड विद इन 6 months टाइम यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और यूएस एड का एक बिजनेस कॉम्पिटिशन हुआ और वी वॉन दैट। और हमें $50,000 की उस ज़माने में, आई एम टॉकिंग अबाउट 2013, late 2013 or probably early 14, we got the grant, it was a street grant। और फिर हमने उसको जैकअप किया, उसकी प्रोडक्शन को, और फिर सियालकोट के अंदर मैंने प्रोसेस ऑटोमेशन का काम शुरू किया। उधर सारे मैनुअल प्रोसेसेस हैं, जो सर्जिकल इंडस्ट्री है आपकी, वो 60% डिमांड पूरी दुनिया की कवर कर रही है, बट कोई भी चीज़ अपने नाम से बेच नहीं रही। यहाँ से चीज़ें थोक पे जाती हैं और वही चीज़ें हम हज़ारों लाखों रुपए की वापस खरीदते हैं। तो उनकी प्रोसेस की, सारे मैनुअल प्रोसेस हैं, उनकी प्रोसेस के अंदर ऑटोमेशन लेके आए और साथ साथ उनके लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम शुरू किया। ये अभी चल ही रहा था। तो इसी में ही बस 2015 में मैं, क्योंकि प्रपोजल्स और फंडिंग सिक्योर कर रहा था नस्ट में आर&डी की, आई सबमिटेड 1 PC1 फ्रॉम नस्ट, जो कि एंजियोप्लास्टी बलून कैथेटर की प्रोडक्शन लाइन का था नस्ट में। अब एंजियोप्लास्टी बलून कैथेटर जो है, इसके बलून के ऊपर स्टेंट माउंट होता है। तो बलून जो है, कैथेटर जो है, वो डिलीवरी सिस्टम है, मतलब इट इज़ लाइक अ ट्रेन ट्रैक। अगर ट्रेन स्टेंट है तो उसका ट्रैक जो है बलून कैथेटर है। तो उसकी बलून कैथेटर की प्रोडक्शन फैसिलिटी का PC1 मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जमा करवाया हुआ था। जैसे ही मैं बीमारी से उठा तो दैट PC1 गॉट अप्रूव्ड 15 में या 14 एंड में। तो आई वेंट टू द चेयरमैन नेस्कॉम, जिनको मैं रिज़ाइन करके आया था। तो मैंने कहा ये स्टेंट की जो फैसिलिटी है ये डोरमेंट है, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, तो ये आप मुझे दे दें, मेरा लगाया हुआ एक पौधा है, तो मैं इसको नस्ट में मूव कर लेता हूँ और एक ही रूफ के अंदर इंटीग्रेटेड स्टेंट भी बनेगा, कैथेटर भी बनेगा और कॉस्ट इफेक्टिवली लोगों तक चला जाएगा। तो टू कट इट शॉर्ट, वो आपको पता है जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती हैं, अल्लाह हैज़ बीन सो काइंड कि उन्होंने प्लानिंग कमीशन मिनिस्ट्री की एक टीम बनाई और उन्होंने वो पूरी हैंडिंग टेकिंग ओवर करवाई और नेस्कॉम से वो पूरी प्रोडक्शन प्लांट 55 मिलियन का उस ज़माने में ट्रांसफ़र हो गया, नस्ट में आ गया। अब जब नस्ट में वो आया, उधर से बलून कैथेटर के जो PC1 है उसका पैसे भी अप्रूव हो गए, वो भी है, उसके असाइनमेंट अकाउंट में पैसे आ गए, बट नस्ट के पास फंड्स नहीं थे कि कोई जगह मुझे पास हो जहाँ पे मैं वो काम शुरू कर सकूँ। तो इसी दौरान में एक और मौजज़ा हुआ कि मेरे लिए तो मौजज़ा ही है कि पंजाब में 2016 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या 15 एंड में एक्सपायर्ड स्टेंट्स का स्कैंडल हुआ। एक्सपायर्ड स्टेंट्स पंजाब में डले पेशेंट्स को और उनकी डेथ हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो नोटिस लिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने भी नोटिस लिया, एंड देन दे कॉल्ड अपॉन मी एंड रेक्टर नस्ट के, और वहाँ पे हम जाना शुरू हो गए। और देन दैट वाज देयर व्हेन वी वर गिवन अ मैंडेट कि आप PC1 लेके आएँ, पर्पस बिल्ड मेडिकल डिवाइसेस डेवलपमेंट सेंटर का। ये वही है जो इसके लिए नेस्कॉम और आगे पीछे मैं कोशिश कर रहा था, MDDC का। और आप इसका वो PC1 लेके आएँ और हम इसको फौरी अप्रूव करते हैं और आप ये काम शुरू करें। सो वो दैट PC1 गॉट अप्रूव्ड इन 2017 और फिर वो 2020 में उसका PC1 कंप्लीट हुआ, वो पूरा सेंटर कंप्लीट हुआ। फिर वहाँ पे उसको एक और डायरेक्शन प्लानिंग कमीशन की तरफ से आई कि आप इसकी स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएं, मतलब एक पब्लिक सेक्टर कंपनी बनाएं जो कि कमर्शियली इसको सेल आउट करेगी जो कुछ इसमें बन रहा है। तो इनोवेटिव हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ के नाम से फिर एक पब्लिक सेक्टर कंपनी बनी। So I was a unique case in NUST because I was a professor in biomedical. I was also founding director at Medical Devices Development Center, and I was also founding CEO Innovative Health Technology. So recently I left NUST and I've joined Revive Medical Technologies, which is actually
a unique entity in the world, and that is actually the driving and the force behind it. That is the reason I left NUST and joined this entity, because दुनिया में जितनी मेडिकल डिवाइस इनोवेशन होती है वो या तो एक फिजिशियन की तरफ से ओरिजिनेट होती है या एक मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर उसको इनिशिएट करता है। अब फिजिशियन जब उसको ओरिजिनेट करता है तो वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें फिजिशियन चाहता है, क्योंकि ये आइडिया उस किसी भी इनोवेशन का फिजिशियन ही ला सकता है, मैं और आप नहीं ला सकते। एक फिजिशियन एक डिवाइस के साथ जब 15 ईयर्स 10 ईयर्स या कुछ साल ऑपरेशन थिएटर में या किसी जगह पे उसको यूज़ कर रहा है, तो ही इज़ द ओनली वन हु कैन कम अप विद एन इंजीनियस आइडिया कि इसके अंदर अगर ये तब्दीली कर दी जाए तो ये ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस और आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ये ज़्यादातर ये फिजिशियंस लेड होती है इनोवेशन, और इसमें आम रिसर्चर मेरी तरह का साइंटिस्ट इस तरह के ब्राइट आइडियाज़ नहीं ला सकते, क्योंकि उनका डे टू डे बेसिस पे एक्सपीरियंस होता है उन डिवाइसेस के साथ जिनकी वो इम्प्रूवमेंट मॉडिफिकेशन कराते हैं और नई नई इनोवेशन आती है। जो इंडस्ट्री इनोवेशन करती है वो बाय फोर्स करती है कि उसके कंपेटिटर ने अगर थर्ड जनरेशन से फोर्थ जनरेशन एक डिवाइस बना ली है और दे विल लूज़ देयर बिजनेस और ऑब्सोलेसेंस में चले जाएंगे। हर प्रोडक्ट की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, तो वो फिर ये इनोवेशन करते हैं। अब ये रिसर्च का भी प्रोसेस जो है ये टू फोल्ड है। जो शॉर्ट टर्म रिसर्च होती है वो इंडस्ट्री अपनी प्रेमिसेस में खुद करती है। जो लॉन्ग टर्म रिसर्च होती है उसमें बाहर यूके में और यूरोप में और यूएस में आपने देखा है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंडस्ट्री ने अपनी लैब खोली होती है। जैसे हमारी शेफील्ड में यूनिवर्सिटी में रोल्स रॉयस की लैब थी, नासा की लैब थी। इसी तरह आप नॉटिंगम में जाएँ तो वहाँ पे टोयोटा की लैब है। वो लॉन्ग टर्म रिसर्च के ऊपर है। वहाँ पे वो पीएचडीज़ को, पोस्ट ग्रेजुएट्स को फंड करते हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन के इंजन या चेसी के ऊपर काम करें, और वो जो नेक्स्ट पैराडाइम शिफ्ट होती है उनकी किसी टेक्नोलॉजी के अंदर वो वहाँ से पिक करते हैं जो इकोनॉमिकली हर लिहाज से उसकी फिजिबिलिटी जो है ना वो डिक्टेट कर रही होती है कि इसको लाओ। तो शॉर्ट टर्म रिसर्च वो खुद ही कर लेते हैं, कोई छोटी मोटी तब्दीली करनी है करंट मॉडल के अंदर, जनरेशन के अंदर प्रोडक्ट की, वो खुद करते हैं। तो रिवाइव मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ इसलिए एक यूनिक एंटिटी है दुनिया में कि दुनिया में ये जो मेडिकल रिसर्च का जो काम है ये CROs करती हैं। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये फिजिशियन की तरफ से भी कोई आइडिया ओरिजिनेट करता है तो वो CRO से रब्ता करता है, और मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री भी किसी लॉन्ग टर्म बड़ी किसी जनरेशन की डिवाइस को लाना चाह रही है तो वो CRO के साथ जो पार्टनर करते हैं और फिर वो आगे उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं एज अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर उस प्रोडक्ट को। अब ये CROs एक रिपोर्ट के तहत कोई अप्रॉक्सीमेटली 590 CROs हैं दुनिया में। अब कोई भी एक CRO जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी फैसेटेड सॉर्ट ऑफ उनकी अप्रोच नहीं है, वो उनके पास होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेडिकल डिवाइसेस जो है ना उसकी दो टाइप्स होती हैं। इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव तो होती है कि एक ने अंदर डलना है, एक बाहर है, स्किन के ऊपर है। एक दो टाइप्स ही होती है कि एक एक्टिव मेडिकल डिवाइस होती है जिसको पावर की ज़रूरत पड़ती है, सर्किटरी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे वेंटिलेटर्स हैं, इन्फ्यूजन पम्प्स हैं, सिरिंज पम्प्स हैं, ECG मशीन है, ये एक्टिव मेडिकल डिवाइसेस हैं। जो नॉन एक्टिव मेडिकल डिवाइसेस हैं उनको किसी पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कैनुलाज हैं, सिरिंजेस हैं, स्टेंट्स हैं, एंजियोप्लास्टी बलून कैथेटर्स हैं, ये सारी नॉन एक्टिव मेडिकल डिवाइसेस हैं। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि काफ़ी मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर कोटिंग्स भी होती हैं, ड्रग कोटिंग्स होती हैं, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स की कोटिंग होती है। तो कोई भी एक ऐसी CRO दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती जिसके पास ये सारी होलिस्टिक अप्रोच हो, कि उसके पास जब एक फिजिशियन जाए या मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री जाए तो वो उनको एक सर्टिफाइड लाइसेंस प्रोडक्ट दें। आखिर में वो एक इंजीनियस आइडिया को एक लाइसेंस, एक रजिस्टर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उनको हैंड ओवर करें। अब सारी CROs जो हैं उनमें से अगर आप किसी को भी पिक एंड चूज़ कर लें तो यू विल फाइंड कि जो स्टेंट्स के ऊपर काम कर रही है सिर्फ स्टेंट्स तक महदूद है, जो सिर्फ रेस्पिरेटरी डिवाइसेस पे कर रही हैं वो रेस्पिरेटरी तक है, जो डायग्नोस्टिक किसी डिवाइस पे काम कर रही है वो उधर है, या कोई ड्रग पॉलीमर्स के ऊपर, कोटिंग्स के ऊपर कोई काम कर रही है तो उनकी सारा स्ट्रेंथ उसके ऊपर है। कोई एक CRO दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती जिसके पास ये सब कुछ हो। तो वी कॉल इट वन स्टॉप शॉप, रिवाइव मेडिकल टेक्नोलॉजीज एज अ वन स्टॉप शॉप वेयर वी हैव बायोमटेरियल्स लैब जहाँ पे ड्रग सिंथेसिस,
नोवल बायोमटेरियल्स की सिंथेसिस और कोटिंग फॉर्मुलेशंस और कोटिंग टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। नॉन एक्टिव मेडिकल डिवाइसेस का पूरा डिपार्टमेंट है, पूरी लैब्स हैं। एक्टिव मेडिकल डिवाइसेस का है, डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन स्वीट है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग बेस्ड मेडिकल डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर हैं, फिर पूरी रेगुलेटरी स्ट्रेंथ है, रेगुलेटरी स्पेशलिस्ट हैं, चैम्पियंस हैं जो आपको एफडी अप्रूवल, सी मार्किंग सब कुछ करके। तो मतलब इफ़ यू हैव एनी आइडिया इन योर माइंड, वी कैन ट्रांसफॉर्म दैट आइडिया इनटू अ कमर्शलाइजेबल प्रोडक्ट। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ रिवाइव मेडिकल टेक्नोलॉजीज। और उससे ज़्यादा खूबसूरती इसकी ये है कि वी आर लोकेटेड इन पाकिस्तान। और इसका बेशक ये यूएस बेस्ड कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर इसका यूएस में है, बट इसका सैटेलाइट ऑफिस और बड़ी यूनिक जो R&D फैसिलिटी है वो पाकिस्तान में। सो दैट मेक्स द होल प्रोसेस वेरी कॉस्ट एफिशिएंट एंड टाइम एफिशिएंट. So that is the reason what we are doing here. Now we are previously when I was in NAS, I was working for Pakistan. Now I'm actually doing everything for the globe, for the entire world, for GCC, Middle East countries, for Europe, for North America, Canada, for Pakistan. So the entire world is open for us now. So coming back to that, जिसमें मैं आपको बता रहा था उसका ये पोस्ट जो कीमो वाला मेरा जो सिलसिला चल रहा था, वो बीइंग वुमेन फिर वो शुरू किया, उसमें बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला रहा। मैं खुद बहुत टाइम निकाल के रिसर्च करना शुरू हो गया। डिफरेंट हमारे जो उल्मा और कमेंटेटर्स पीछे गुजरे हैं, डिफरेंट कुरान उनकी जो ट्रांसलेशंस हैं, उनकी जो तफसीर है, उनको पढ़ना शुरू किया। तो आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड पर्पस ऑफ लाइफ, कि अल्लाह ताला ने इंसान को किस लिए दुनिया में बना के भेजा है और स्पेशली पाकिस्तान में मुझे क्यों पैदा किया है। ठीक है, अगर मुझे अल्लाह ताला ने यूरोप में ही रखना था या यूएस में ही रखना था, तो एक क्रिएटर के लिए कितना मुश्किल था कि वो मुझे वहाँ पे पैदा करते या कुछ करते। लेकिन अगर मुझे एक स्पेसिफिक जोग्राफ़ी के अंदर उसने पैदा किया, तो दैट मीन्स कि मेरा पे यहाँ पे एक पर्पज़ है, यहाँ पे एक रोल है, और वो रोल जो है उसका सारा जो एम्फसिस होना चाहिए वो आखिरत की तरफ होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो दिलवाना चाहूँगा आप लोगों की, कि हम लोग, मैं अभी उस दिन एक टॉक भी दे रहा था तो उसमें भी यही बात चल रही थी, क्योंकि मैं ये बात करने किए बगैर आई थिंक के पर्पस ऑफ लाइफ आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और वो बात ये थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फतह मक्का हुआ और 22-23 साल की एक एफर्ट के बाद पे दर पे लोग मुसलमान हो रहे थे, और वो सूरतुल नसर में जिस तरह आता है, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रअयतन नासा, अफवाज का वर्ड आया कि फ़ौज पे फ़ौज लोग जो है इस्लाम के दायरे में शामिल हो रहे थे। तो जो इस्लाम के दायरे में शामिल हो रहे थे वो 3 कैटेगरीज़ थी उस वक्त। तो उसको बड़ा खूबसूरत तरीके से डॉक्टर इसरार अहमद ने ग्राफिकली बनाया है कि +1, -1 और बीच में 0 हैं जो न्यूट्रल हैं। +1 वो हैं जो मोमिन हैं, ठीक है, मोमिन का मतलब है रियल बिलीव, ठीक है, कानूनी ईमान की बात नहीं हो रही, जो मोमिन हैं। और -1 वो हैं जो मुनाफिक हैं, जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्ट्रेटजी कि चलो अभी हम देयर इज़ नो पॉइंट रेजिस्ट करें हम इनको, क्योंकि अब ये प्रिवेल कर गए, एज अ मैटर ऑफ स्ट्रेटजी कि हम बाद में एंटर होके फिर डैमेज करेंगे इनको। कोई कुफर, कोई अंदर कोई मुनाफिकत थी दिल में बसी हुई, उसकी बेसिस पे वो इस्लाम के दायरे में आ गए। और एक थे न्यूट्रल्स जो मेरी तरह थे, जिनका कोई मकसद डैमेज करने का भी नहीं था, नुकसान पहुंचाने का, माइनस कोई नेगेटिव भी नहीं था और कोई पॉजिटिव भी नहीं था, कि उन्होंने जो कानूनी ईमान, जिसको ईमान बिल्लिसानी कहते हैं या वर्बल अटेस्टेशन कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप कानूनी तौर पे मुसलमान हो गए, ठीक है ना। अब आपका कोई मकसद नहीं है कि आप इसमें मज़ीद पॉजिटिवली कुछ आगे जाएं ईमान की हालत में और आखिरत के लिए कुछ करें, ना आपका कोई मकसद है कि आप कुछ नेगेटिव, कोई मुनाफिकत करें और कुछ दीन को या मुसलमानों को डैमेज करें। तो मैं अपने आप को प्लेस करता हूँ 0 वाली कैटेगरी में। ये वो जो उस कैटेगरी में लोग उस वक्त शामिल हुए थे, क्योंकि मैं तो बाय बर्थ एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूँ। अब मैं वो 0 न्यूट्रल हूँ जिसका मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैंने डैमेज करना है दीन को, ना मेरा आगे जाने का कोई इरादा है।
तो ये मैं इस प्रोसेस को कहता हूँ 2 स्टेप प्रोसेस है। सपोज उस दिन लेक्चर के अंदर भी मैं बात कर रहा था कि अगर आपने कनाडा पहुंचना है तो इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस। पहले आपने क्या करना है, आपने उसका पासपोर्ट बनवाना है, एंड देन आपने उसका सेकंड स्टेप है वीज़ा लगवाना है, देन यू विल बी देयर इन कनाडा। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट बाय बर्थ मिल गया कि पासपोर्ट बन गया हमारा। ठीक है, या उस वक्त जो मुसलमान थे उनको वो मौका मिल गया कि उनका पासपोर्ट बन गया, कि वो दायरे में आ गए विदाउट एनी बैड इंटेंशन और एनी पॉजिटिव इंटेंट, न्यूट्रल थे, हम भी वही हैं। तो पासपोर्ट बन गया। अब दैट इज़ एक्चुअली द क्राइटेरिया ऑफ दिस वर्ल्ड कि एज अ पासपोर्ट मेरा अगर बन गया और मैं इस्लाम के दायरे में सरेंडर कर, इस्लाम फ्रॉम द रूट वर्ड जो है ना, इस्लाम जो अरबिक रूट वर्ड है उसके अगर आप लिंग्विस्टिक्स के अंदर जाएं, इट इज़ टू सरेंडर, दैट आई हैव नो इंटेलेक्चुअल वेपन टू रेज। ठीक है ना, सो आई एम सरेंडरिंग है। ठीक है, तो मैंने सरेंडर कर दी। मुसलमान वो है हु सरेंडर्स। ठीक है ना, तो मैं मुसलमान हो गया हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, वर्बल अटेस्टेशन और ईमान, कानूनी जो ईमान है, ईमान बिल्लिसानी के। मुझे कोई, अगर मैं नमाज नहीं पढ़ता, कोई काफिर नहीं कह सकता। मैं अगर कोई शराब को हाथ लगाता हूँ, कोई काफिर नहीं कह सकता। मैं इस्लाम के दायरे में हूँ, तो मैं इस्लाम के दायरे में आ गया, तो आई हैव बिकम फुल सिटीजन ऑफ इस्लामिक स्टेट। आई कैन मैरी अ मुस्लिम वुमेन। ठीक है, और बाकी जो मेरी राइट्स हैं एज अ मुसलमान वो सारी मैं इंजॉय करूँगा इस्लामिक स्टेट के अंदर। बट दैट इज़ नॉट द क्राइटेरिया इन हेयर आफ्टर। आखिरत में ये क्राइटेरिया नहीं है। ये तो बिलीफ है जो मैंने अटेन किया है और मैंने सरेंडर किया है। मुझे सूरह का नाम थोड़ा सा मिक्स में कर रहा हूँ। इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि ओ बेदुइन्स, तुम क्लेम कर रहे हो, ओ बदू, तुम लोग क्लेम कर रहे हो कि तुम लोग इस जो है ना ईमान ले आए हो, तुम लोग ये कहो कि तुमने अभी सिर्फ इस्लाम कबूल किया है, तुम इस्लाम के दायरे में आए हो। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला क्लियरली डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इस्लाम को और ईमान को। इस्लाम के 5 रुकन हैं अकॉर्डिंग टू वेरी ऑथेंटिक हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ईमान के 7 रुकन हैं। ठीक है, तो मुझे अगर कनाडा पहुंचना है तो मुझे सेकंड प्रोसेस पूरा करना है, उसका वीज़ा लगवाना है। अब वीज़ा लगाने के लिए मुझे ईमान टू रियल ईमान, बिलीफ टू रियल बिलीफ, कानूनी ईमान, ईमान बिल्लिसानी से लेके हकीकी ईमान तक का जर्नी पूरा गुजारना है। तो अब ये जाके प्रोसेस कंप्लीट होगा, देन आई विल बी एबल टू एंटर इन जन्नत। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये, और इसमें जो 7 रुकन है ईमान के, उसमें छठा रुकन तो आ गया आपका रियल ईमान, ईमान जो हकीकी ईमान है, टू द लेवल ऑफ पर्सनल कन्विक्शन, कि आप फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट यू हैव फर्म बिलीफ, रियल बिलीफ इन अल्लाह, इन गैब, इन प्रॉफिट्स, बुक्स, एंजल्स, रेजरेक्शन आफ्टर डेथ। ये तो आपके छठी चीज़ आ गई। 7वीं चीज़ जो हम छोड़ के बैठे हुए हैं, जो कि बड़ी एक कंट्रोवर्शियल बनाई हुई है, हम उसमें बात भी नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि जो चीज़ आपको सही रास्ते पे लेके जा रही होती है वो कंट्रोवर्शियल बना दी जाती है, ताकि आप उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो ही ना दो, आप उसको थोड़ा सा एलियनेट करना शुरू कर दो। 7वीं चीज़ है आपकी जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। जिहाद जो है, ये 2 किस्म के जिहाद हैं। एक तो हैवानी जिहाद है, जो हैवान कर रहे हैं सब अपने सर्वाइवल के लिए, चूंटी भी कर रही है, आप भी कर रहे हैं, दैट इज़ नॉन आइडियोलॉजिकल जिहाद। ठीक है ना, दैट इज़ फॉर द सर्वाइवल। एक आपका आइडियोलॉजिकल जिहाद है, दैट इज़ एक्चुअली द जिहाद फी सबीलिल्लाह। उसमें जो आइडियोलॉजी है वो ईमान है, एंड दैट इज़ सोनली फॉर फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के लिए। हम अनफॉर्चुनेटली किताल फ़ी सबीलिल्लाह तक पहुंच जाते हैं। जैसी जिहाद का बात आती, किताल फ़ी सबीलिल्लाह तब है जब दुश्मन आपके सामने आ गया वेपन उठा के, तब तो अल्लाह ताला ने कहा यू हैव नो अदर ऑप्शन, फाइट फॉर इट। ठीक है ना, और उनको उसी तरह स्ट्रेटेजिकली फाइट करो जिस तरह वो तुम्हारे साथ कर। दैट इज़ समथिंग एल्स, दैट इज़ वर्ज। ये वो पीक है जहाँ पे अब आपका कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो चुकी है। बट जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह क्या है? जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह तो इट इज़ एक्चुअली दैट प्रोसेस ऑफ गेटिंग वीज़ा, पासपोर्ट तो ऑलरेडी है, जिसमें आप अपने नफ्स से लेके अपनी सराउंडिंग्स रेडियस के अंदर एक पॉजिटिव प्ले करके, कंट्रीब्यूट करके दुनिया से चले जाते हैं। ठीक है,
तो ये बेसिकली वो डॉक्ट्राइन है जिसमें अब जाके आई कैन फील अल्लाह ताला अलग करेंगे, क्योंकि ईमान का जो हालत है ना, हम जब दुआ करते हैं ईमान से रिलेटेड, तो हमें दुआ ये करनी चाहिए कि या अल्लाह मुझे हिदायत दे, मुझे रहनुमाई मेरी फरमा, और मुझे इस पे कायम भी रख, क्योंकि ये कायम रहना भी बहुत बड़ा टास्क है। तो मैं ये सारा वक्त दुआ करता हूँ कि अब ये जो मेरी प्रोफेशनल सोशल जो सिस्टम लाइफ का बना हुआ है, दैट हैज़ कन्वर्ज विद द स्पिरिचुअल साइड, विद द रिलीजियस साइड, कि जिसमें कोशिश कर रहा हूँ एज अ ह्यूमन, आई मे बी रॉन्ग इन 100 प्लेसेस, बट कोशिश ये कर रहा हूँ कि किसी तरह ये वीज़ा लग जाए। पासपोर्ट होल्डर तो हम हैं ऑलरेडी, तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारा सारा एम्फोसिस जो है ना वो इस्लाम एज अ रिलीजन के ऊपर है, जिसके सिर्फ वो एज अ मज़हब उसके ऊपर है, बट वो जो दीन के उसके सारे मराहिल हैं, जिसमें उसका इकनॉमिक सिस्टम है, उसका सोशल सिस्टम है, ठीक है, उसका पॉलिटिकल सिस्टम है, वो टोटली हम उसमें से टोटली ऑफ हैं, और हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते किसी पॉलिटिकल सिस्टम में, किसी सोशल, किसी इकोनॉमिक्स के अंदर। हम सिर्फ मज़हब तक। आपको पता है कि वेस्ट में मैं रह के आया हूँ, आपने किसी चर्च को कन्वर्ट करना है मस्जिद में, नो इशू। आप किसी बिल्डिंग में कहते हैं मुझे इसको मस्जिद में कन्वर्ट करना है, दे हैव नो इशू विद दैट, बिकॉज उनको पता है इससे सिर्फ मज़हब प्रैक्टिस करना है, इट इज़ हिज अफेयर, प्राइवेट अफेयर विद हिज क्रिएटर। बट द मोमेंट आप वहाँ पे दीन की बात करके देखें, वो फिर आपको बताएंगे, द मोमेंट आप यू विल स्टार्ट स्टेपिंग इन टू पोलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम, देन दे विल लेट यू नो कि प्रॉब्लम है क्या। हम लोगों का प्रॉब्लम ये कि हमारी ज़िंदगियों से जिहाद फी सबीलिल्लाह निकल गया। अब मैं आपको एक और भी बड़ी चीज़ बड़ी लाउड क्लेम के साथ कर रहा हूँ, और ये मैं नहीं कर रहा, ये मेरे बड़ों ने और बुज़ुर्गों ने और मेंटर्स ने, और इवन अल्लाह की किताब अगर आप कुरान पढ़ें तो आपको आयात में से निकल जाएंगी चीज़ें, निकल आएंगी, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत में से आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि आप कानूनी ईमान से रियल बिलीफ जो रियल ईमान है वो अचीव ही नहीं कर सकते विदाउट जिहाद फी सबीलिल्लाह। ये अल्लाह ताला ने आपको टूल दिया है कि आप अपने नफ्स को पाक करें, अपने नफ्स को काबू करें, उसको क्या नाम है इताअत, और उसको क्या कहते हैं ताबे करने की आदत डालें। और जब आप समझें कि ये कंट्रोल में आ गया है, जैसे एक जॉकी होता है, उसने उसकी हैवान की जो अपना घोड़े की लगाम को कंट्रोल किया होता है, और जब वो फील करता है, कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अब नो इट इज़ बिहेविंग एंड आई हैव द कंट्रोल, देन इट इज़ अनदर ड्यूटी टू यू टू स्टार्ट स्प्रेडिंग इट इन योर रेडियस, इन योर नेटवर्क। सो दिस इज़ एक्चुअली दैट फेज़ ऑफ लाइफ जिसमें मैं अभी दोबारा कोशिश कर रहा हूँ कि बीइंग मोमिन की तरह की कोई मैं एक एक्सरसाइज दोबारा शुरू करूँ, एक ऐसा कोई वो होना चाहिए, मकसद होना चाहिए लाइफ में कि जो मैं ट्रांसलेट कर सकूँ, ट्रांसफ़र कर सकूँ, एफर्ट कर सकूँ अपने साथ भी। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि जब मैं बीइंग मोमिन कर रहा था तो अपरेंटली लोगों को नज़र आता होगा कि ये तो बच्चों के लिए, यूथ के लिए या किसी के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि वो सबसे बेहतरीन, सबसे पहला बेनिफिशियरी उसका मैं था। क्योंकि मेरे पास जब वीकेंड्स पे टाइम है, जब मुझे काम के बाद कोई टाइम मिल रहा है, तो वो टाइम मैं पॉजिटिवली लगा रहा हूँ। किस पे लगा रहा हूँ? मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं उसकी रिसर्च कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, और फिर उसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, डिसेमिनेट कर रहा हूँ। तो वो मेरा टाइम इतना पॉजिटिवली यूज़ होता था उसमें। सो आई एम थिंकिंग अगेन कि इसको मैं शुरू करूँ, और मैं मेरी फैमिली में मेरे कुछ बहन भाई हैं, कज़न हैं, अभी हमने एक सिलसिला शुरू किया है, मतलब इट इज़ इन फैंसी राइट नाउ, दैट इज़ हई अलल फलाह के नाम से, और उसमें एग्जैक्टली इट इज़ जस्ट बीइंग, आप समझ लें कि उसका सीक्वल है। तो उसमें यही है कि हम जो लाइक माइंडेड लोग हैं, हम आपस में कोशिश ये कर रहे हैं कि जो मुझे आता है, जो मैंने समझा है, जो फ़हम सीखा है, जो फ़िलासफ़ी सीखी है, वो जो साइकोलॉजी उसके अंदर समझी है, उसको ट्रांसफ़र कर सकूँ, और दूसरा जो है वो ट्रांसफ़र कर सके। तो ये साथ-साथ है। साथ-साथ हम ये जो काम कर रहे हैं, ये भी फलाही है कि हम जो कुछ डेवलप कर रहे हैं, कल को किसी इंसान के काम आएगी, उसकी सेहत के लिए, उसकी उसमें जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस चल रहा होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट एक अल्लाह का दिया हुआ एक सलूशन है कि एक दफ़ा एक तो प्रॉब्लम वो होती है ना कि प्रॉब्लम आपके पास आई है और उसका कोई सलूशन नहीं है,
लेकिन अगर इस तगो इस कोशिश से अगर किसी चीज़ का कोई सलूशन अल्लाह की विल से, अल्लाह के इज़्न से निकल आता है अल्लाह की मखलूक के लिए, तो दैट इज़ एक्चुअली अनदर। तो वो जो मेडिकल डिवाइसेस डेवलपमेंट सेंटर इनोवेटिव में जो कुछ था, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ज़िंदगी में एक इंसान के साथ बैठ सकूं जिसके सीने पे स्टेंट डला है। तो वो अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। 2020 में जब इनाग्रेशन हुई, प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने इनाग्रेट किया। इमरान खान साहब भी आए थे। जब वो आए थे तो मैंने उनको याद भी कराया था कि आपको याद होगा कि मैं ब्रेडफोर्ड में आया था। तो उन्होंने बड़ा हैरान होकर कहा कि अच्छा ये वो सेंटर, मैंने कहा दिस इज़ एक्चुअली द वेरी सेंटर यू आर इनाग्रेटिंग टुडे, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको यूके में प्रेजेंट किया था। तो वहाँ पे हमने उन पेशेंट्स को बुलाया हुआ था डिफरेंट सूबों से, और डॉक्टर्स को बुलाया हुआ था जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ इंटरेक्शन की थी। तो मैं एक दो पेशेंट ऐसे थे जिनके साथ पर्सनली बैठा भी था, और उनके साथ एक टीवी शो पे भी गया था, और वो सब्ज़ी वाला था, और उसकी शायद वीडियो भी है हमारे पास। तो उसने मुझे पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब मुझे ये डायग्नोज़ हुआ तो मैं घर आया, और डॉक्टर साहब ने जब बताया कि एक पाकिस्तानी स्टेंट है, वो हम तुम्हें डालेंगे तो तुम ठीक हो जाओगे। तो पहले तो मैं थोड़ा-सा वो हुआ, स्केप्टिकल हुआ, लेकिन जब मैंने डलवा लिया है तो मैं आई एम बैक टू नॉर्मल लाइफ़, मैं दोबारा अपना कारोबार चला रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। देन ही स्टार्टेड प्रेइंग फॉर अस। तो मतलब वो मैं आपको बता नहीं सकता कि एक चीज़ जिसके लिए आपने इतनी साल, वो आप देखें ना 2006-7 से वो तगो-दो चल रही थी पाकिस्तान में, राइट आफ्टर राइटिंग अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और वो 20 में जाके 2020 में जाके आपको ये मौका मिलता है कि आप उस मखलूक के साथ बैठते हैं जिसमें वो यूज़ हुआ है। तो दैट इज़ समथिंग वेरी स्पेशल। आगे भी कोशिश यही है कि मतलब अल्लाह ताला राह रास्त रखे और ये कन्वर्ज करके रखे। मैं आपको उस वक्त ऑफ द कैमरा बता रहा था कि हमें तालीमात के अंदर यही बताया गया कि बेटा दीन और दुनिया को सब बैलेंस करके लेके चलो। बट आई थिंक देर इज़ नो सच थिंग एज़ दुनिया फॉर मुसलमान, फॉर मोमिन। इट इज़ ऑल दीन। कि व्हेन यू कन्वर्ज all dimensions of your life for one मकसद, for getting Canadian passport, सॉरी वीज़ा, कि आपने जन्नत में जाना और वो वीज़ा लगवाना है, पासपोर्ट होल्डर तो हम सारे हैं। तो जब आप सारी डायमेंशंस ऑफ लाइफ को कन्वर्ज करके एक मकसद की तरफ ले आते हैं कि आपने जो कमाना है, काम करना है, वो भी किसी मकसद, उस मकसद के लिए है, आपने अपनी सोशल लाइफ के अंदर भी जो कुछ करना है वो उस मकसद के लिए है, तो मेरा ख़्याल है कि इससे बेहतरीन कोई हिदायत नहीं हो सकती, रहनुमाई नहीं हो सकती कि जो है ना, और अल्लाह करे, ये भी मैं आपको बताऊं कि ये पीक्स एंड वैलीज़ का प्रोसेस है। अब ये अपरेंटली ये लगता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ कन्वर्ज कर गई है, बट इट इज़ नॉट एज लाइक दिस, इट इज़ लाइक अ पीक, ये इट्स लाइक अ वेव। जैसे वेव होती है ना, जिसके प्लसेस होते हैं और माइनसेस होते हैं और न्यूट्रल्स होते हैं, तो आपको इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। तभी वो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि इस पे कायम रखने की तौफीक अता फरमा। बेसिकली यंग माइंड्स के लिए, यूथ के लिए, मेरा सबसे पहले जो अपनी ज़िंदगी का जो इस वक्त जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसका जो निचोड़ है वो सामने रखना चाहूँगा कि वो ये है कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने ये इन उसके अंदर इनहेरिटेड है, कैपेबिलिटी दी है कि ही कैन रूल द वर्ल्ड। ठीक है ना, मतलब अल्लाह ताला ने खिलाफत, तो दुनिया का जो कॉन्सेप्ट है वो एक इंसान की तरफ से है, वैसे नहीं है कि खिलाफत जो है वो 50 लोगों की कैबिनेट है। तो हर इंसान के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो पूरी दुनिया को रूल कर सकता है किसी भी डायमेंशन में, सेकुलर डायमेंशन में भी कर सकता है, रिलीजियस मैटर्स में भी कर सकता है। अब इसके बच्चे का जब पैदा होता है और जब वो, ये सारा पोटेंशियल इंसान के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो सलीमुल फितरत होता है। हम मुसलमान ये बिलीव करते हैं कि वो एज़ मुस्लिम पैदा होता है, ठीक है, सलीमुल फितरत है, सलीमुल अक़ल है। फिर इन्वायरमेंटल कंडीशंस, पेरेंटहुड, घर, फैमिली, जो आसपास पूरा जो रेडियस है, उसका इन्फ्लुएंस उसके ऊपर आता है और वो तब्दील होना शुरू हो जाता है। अब ये जो पोटेंशियल है जिसमें वो पूरी दुनिया को रूल कर सकता है, ये पर उसके आस्ता कटने लग जाते हैं, और वो करते 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 अपने मोहल्ले तक ही रह जाता है बेचारा, और फिर आखिर में घर तक रह जाता है कि उसको बस इन दी एंड यही होता है कि मैं घर की ये रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी करूं, बिजली का बिल है तो फलाना है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वेस्टर्न माइंड को बैठ के पढ़ें, आप किसी भी स्टार्टअप कंपनियों के यंग माइंड्स को पढ़ लें, जो स्टूडेंट्स हैं या ऑन गोइंग स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन प्रोग्राम से गुजर रहे हैं, या ग्रेजुएटेड हैं, या मास्टर्स किया और स्टार्टअप कंपनी खोल ली है, आप उनको देखें तो दे आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन
देयर सोसाइटी के, उसके लिए वो एक प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं. दे आर एक्चुअली फेस गिविंग अ सोल्यूशन फॉर द ग्लोबल प्रॉब्लम, ग्लोबल एनर्जी प्रॉब्लम, क्लाइमेट प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम, फूड एग्रीकल्चर, हेल्थ प्रॉब्लम, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं. और फिर वो प्रोडक्ट लेके आते हैं और फिर वो प्रोडक्ट छा जाता है दुनिया में, और फिर वो लोग अमेज़ॉन से भी उसको ले रहे हैं और ईबे से भी उसको ऑनलाइन मंगवा रहे हैं. तो एक तो ये पोटेंशियल है जो हम इधर ही ख़त्म कर देते हैं. एक बच्चा जिसके अंदर पोटेंशियल है कि वो एक बड़े कैनवस के अंदर और पूरे ग्लोबल स्पेक्ट्रम के अंदर खेल सकता है, वो बिल्कुल मिनिमाइज होके एक बिल्कुल एक इलाके का रह जाता है, एरिया का रह जाता है. नंबर 2 जो मैं चीज़ एक बताना चाह रहा हूँ वो ये है, जो कि कॉन्सेप्चुअली मुसलमान और मोमिन बच्चों को अपने साथ बांध लेनी चाहिए. वो एक ये चीज़ है कि आपके साथ मोस्टली जो चीज़ें जिन्होंने आपको फ़ायदा पहुंचाना है, जिनकी वजह से आपको यू आर द बेनिफिशियरी ऑफ इट, दे आर इन गैब, दे आर नॉट इन फिजिकल वर्ल्ड, दे आर इन मेटाफिजिकल डायमेंशंस. लाइक आपको रिस्क सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा, वो आपको गैब से आना है. आपको इज़्ज़त ऑनर सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगी, वो गैब से आना है. ठीक है. तो अल्लाह ताला ने मैक्सिमम वो चीज़ें जिसका आपको फ़ायदा पहुंचना है वो गैब में रखी हैं. तो आप फिर क्या कर सकते हो? सवाल ये है. सवाल ये मेरे पे भी है, आप सब पे भी है. फिर हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है कि एक चीज़ जो अल्लाह ताला ने आपके पीछे लगा दी है, रिस्क ने आपका पीछा करना है, मौत ने आपका पीछा करना है, आपकी ऑनर, इज्जत ने और जिल्लत ने आपका पीछा करना है. जिस टाइम में, मोमेंट में वो लिखी है वो आपको मिलेगी उधर. तो जो चीज़ आपका पीछा कर रही है, आपने उसका पीछा नहीं करना, आपने सिर्फ एक पॉजिटिव कोशिश करनी है. मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि मैं डेली बेसिस पे चीज़ें असेस करता हूँ और मैं सरप्राइज़ और हैरान रह जाता हूँ अल्लाह ताला के ऊपर, और मैं सुभान अल्लाह कहता हूँ एट टाइम्स के वाकई वो मोमेंट टू मोमेंट और टाइम टू टाइम ये बावर कराते हैं कि आई एम हेयर. ठीक है ना, आई एम वेरी क्लोज टू यू. और वो इस तरह कराते हैं कि हम कोशिश एक तरफ कर रहे होते हैं और उधर कोई रिजल्ट नहीं निकलता, और दूसरी तरफ से एक ओपनिंग आ जाती है, अपॉर्चुनिटी बन जाती है, और एक ब्रेक थ्रू आ जाता है, सक्सेस आ जाती है, ऑनर आ जाता है, इज्जत आ जाती है. मैं बैठा हुआ हूँ, मैं इधर कोशिश कर रहा हूँ, इस एरिया में कर रहा हूँ, पता चलता है वो फलानी जगह पे मुझे अवार्ड के लिए बुला लिया, या फलानी तरह जगह से एक प्रोजेक्ट आ गया. तो आपका भी यही रवैया होना चाहिए कि अगर आपका फर्म बिलीव है एज अ मुसलमान कि ये चीज़ें अल्लाह ताला ने आपको गैब से देनी है, और अल्लाह ताला राज़िक है, अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है, अल्लाह ताला ऑनर देने वाला है, अल्लाह ताला आपको सक्सेस देने वाला है, तो आप सिर्फ एक जो आपके जो चीज़ आपको क्लिक कर गई है ना, कि आपको पर्सनल कन्विक्शन है कि आपने वो लाइफ में करनी है, आप उसको वो करो. ठीक है. और कोशिश करो, और रिज़ल्ट ओरिएंटेड मत हो, रिज़ल्ट अल्लाह ताला पे छोड़ दो. नंबर 1. नंबर 2 चीज़ ये है कि जितनी आप मार खाओगे, जितने फेलियर्स आप फेस करोगे, यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट कि अल्लाह ताला हैज़ चोज़न यू एंड ही स्टार्टेड गिविंग यू फेलियर्स एंड ही स्टार्टेड गिविंग यू सेटबैक्स. क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप साइकिल चलाने के ऊपर ही अगर अपना रिकॉल करो बचपन में, या किसी और राइटिंग, जब आपने पेंसिल पकड़ी थी और आपसे प्रॉपर लिखा नहीं जा रहा था, तो जितनी दफ़ा आप फेल होते थे, जितनी दफ़ा आपको सेटबैक्स होते थे, उतना आप उसको चैम्पियन करते थे. ठीक है. और कुछ सालों बाद, कुछ अरसे के बाद आपने रियलाइज़ किया होगा कि आप राइटिंग में भी बेहतर हो गए हैं, साइकिल भी आप प्रॉपर चला रहे हैं, गिर भी नहीं रहे, तो आप आस्ता आस्ता उसको चैम्पियन करते जा रहे हो. एक टाइम ऐसा आता है कि आपसे बेहतरीन वो काम कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि आपने इतनी मार खा ली होती है हर डायमेंशन से, हर एंगल से उसकी, कि आपको हर उसकी जो ऑपरेशनल मैटर्स हैं उसके ऊपर एक्सपीरियंस होता है कि आपने उसको कैसे टैकल करना है और हैंडल करना है. नंबर 2 ये है, नंबर 3 बात ये है कि आपने जब अपना स्टैंडर्ड ये रख लिया, गोल पोस्ट अगर ये बना ली है, देन देयर नथिंग शॉर्ट टू इट. फिर उसके नीचे जो है ना, नथिंग शुड बी एक्सेप्टेबल टू यू. और आपका फर्म बिलीव अल्लाह ताला पे है कि उसने आपको राज़िक है, उसने आपको ऑनर देना है, और आप मार खा रहे हो, फेलियर सेटबैक्स को गुजर रहे हो, अपने लेसन्स सबक सीख रहे हो और उनको वापस इम्प्लीमेंट कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो इन मोर एफिशिएंट वे, तो देन आपको इस चीज़ की भी कन्विक्शन होनी चाहिए कि जो गोल पोस्ट आपने चूज़ किया हुआ है, यू विल बी इंशाल्लाह, यू विल रीच दैट गोल पोस्ट एंड यू विल गेट दैट क्या नाम है ऑब्जेक्टिव डन, बिकॉज
आपको उसमें फिर शक व शुबा नहीं होना चाहिए। और अगर आपको स्केप्टिसिज्म आ रहा है, डाउट्स आ रही हैं, तो आई थिंक यू नीड टू करेक्ट योर कोर्स ऑफ एंड चेन ऑफ थॉट्स अकॉर्डिंगली, और आप उस पर फिक्स होके रहो। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम बच्चों के ख्वाब ख़त्म कर देते हैं। तो यार तुम इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर वो एक्यूमेन नहीं है मैथ्स वाला, तुम वो नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। नोबडी कैन टेल एनीबडी कि तुम ये नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपको तो पता ही नहीं है कि उसका पोटेंशियल है क्या, और वो किस तरह अनफोल्ड हो सकता है और किस वक्त हो सकता है। तो और दूसरा ये कि हम फेलियर्स के ऊपर एक ऐसा स्टिग्मा लगा लेते हैं, बच्चों के ऊपर ऐसा प्रेशर आता है। मैं आजकल के बच्चों को देखता हूँ, मुझे तकलीफ़ होती है कि ऐसे लगता है कि एक एंग्जाइटी और टेंस एक मरीज़ नहीं होता जिसके साथ आप बैठे होते हो और वो डिप्रेशन का मरीज़ है। आप कभी ए लेवल्स, ओ लेवल्स, मैट्रिक, एफएससी के बच्चों के साथ बैठो और उनके माथे पे बल देखा करो, उनकी ज़िंदगी देखो कि कितनी मिज़रेबल है। ग्रेड्स 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 के पीछे लगा दी है। आप सोसाइटी के अंदर देखो तो हर वो बंदा जो थोड़ा सा डाइवर्स है इन इन एक्शंस, इन थिंकिंग, एंड ही इज़ एवरेज ऑन एकेडमिया साइड पे, ही इज़ एक्चुअली लीडिंग इन मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वो लीड कर रहा है। और जो एकेडमिक हैं वो बेचारे एकेडमिया प्रोसेस के अंदर भी जब वो पढ़ रहे होते हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेज के अंदर, तब भी टेंशन का शिकार होते हैं, और बाद में भी वो नीचे लगे होते हैं उन लोगों के अंदर जो डाइवर्स होते हैं, थोड़े वर्सेटाइल होते हैं। तो ग्रेड कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। मैं अब अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं आपको, यू डोंट नीड टू एग्री विद मी बिकॉज आई मे बी 100% रॉन्ग, बट मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं जिस सब्जेक्ट के अंदर हार्डली पास हुआ हूँ आज तक लाइफ में, मैंने अल्लाह ताला से अंदर हाथ उठा के दुआ की है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है बाद में जाके जब मैंने रिसर्च की कुरान में, तो जाके अनफोल्ड हुआ, एंड आई वाज सरप्राइज कि ये क्या है। कि दो चीज़ें हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, कि अर्निंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो हमारा अर्निंग वाला कॉन्सेप्ट है पैसे के साथ, किसी सक्सेस के साथ, डिग्री के साथ। कुरान मजीद में जहाँ जहाँ अर्निंग का वर्ड आया है वो आइदर फॉर गुड और बैड डीड्स आया है, ठीक है। और अल्लाह ताला ने जो इकनॉमिक सिस्टम है उसमें अल्लाह ताला जहाँ पे कुरान में रिस्क का जिक्र आया है वहाँ पे फजल का जिक्र आया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए, हज़रत आयशा से पूछा रज़ी अल्लाह अन्हा से कि आयशा वो कुर्बानी हो गई थी, कोई सदका कर रहे होंगे, खैरात कर रहे होंगे? तो उन्होंने कहा कि जी वो हो गया था, सिर्फ काफ वाला जो पोर्शन होता है, बोन वाला जो, वो मैंने सेव की है, बाकी द रेस्ट मैंने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं आयशा, तुमने जो बांटा है दैट इज़ आवर सेविंग, ये तो अभी हम खा लेंगे और फ्लश डाउन हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है कि अब होता क्या है, सपोज़ मेरी एक सैलरी है, उसमें इस महीने 70,000 टैक्स कट गया, अगले महीने कम टैक्स कटा। अब अगर मेरी, और साथ मैंने पीएचडी डॉक्टर हूँ और फलाना हूँ और ये हूँ और फलाना, मेरे साथ वो फ्लैग्स और लॉरल्स लगे हुए हैं और डेजिग्नेशंस लगी हुई हैं। अगर मेरे अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा कि आई हैव अर्न दिस डिग्री, आई हैव अर्न दिस सैलरी, ठीक है, तो मेरे अंदर मेरी मैं आ गई, डिज़र्व होने वाला कॉन्सेप्ट आ गया। देन अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली मुझे ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आ गया कि ये मैंने खुद अचीव किया है, क्रिएटर को मैंने साइड पे कर दिया, ठीक है। लेकिन एज अ मुसलमान मोमिन अगर मेरे अंदर ये कॉन्सेप्ट आ जाता कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, ठीक है, मतलब डिज़र्व होने वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ना मेरी अचीवमेंट वाला कोई कॉन्सेप्ट है। अगर मेरी सैलरी इस दफ़ा लाख रुपया कम आई है या 1.5 लाख ज़्यादा आई, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मैं हार्डली पासिंग मार्क्स से पास हूँ या मैंने डिस्टिंक्शन ली है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। दैट इज़ एक्चुअली द फजल ऑफ अल्लाह, एंड यू शुड हैप्पी इन ऑल सिचुएशंस, क्योंकि सारे, और मैं बताऊँ जिस बंदे की ज़िंदगी में फेलियर नहीं है वो बंदा कुछ बन नहीं सकता, वो कुछ अचीव नहीं कर सकता, कुछ बड़ा नहीं कर सकता। जितने बड़े लोगों की आप पीछे निकाल लें, आप प्रॉफिट्स की निकाल लें, जितना फेलियर, जितने सेटबैक्स, उतनी बड़ी उम्मत, उतना बड़ा मिशन, ठीक है। तो फेलियर सेटबैक नहीं है तो कुछ नहीं है, और वो एक जो इंसान हारना नहीं जानता, सीखता, वो जीतना नहीं सीख सकता, ठीक है। तो आपने हारना ज़रूरी है, क्योंकि हर हार के अंदर एक जीत है, हर हार के अंदर जीत है। और हार तब है जब आप मेंटली हार गए हो, जब आपने कबूल कर लिया आप हार गए हो। जब आप मेंटली नहीं हारे तो देयर इज़ नो हार। अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी कि आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी
जिसने 5 मेडिकल डिवाइसेस का ऑलमोस्ट सारे यूरोप से आके पीछे टेस्ट एंड ट्रायल्स सर्टिफिकेशंस करा के ड्रैप से अप्रूव करवा के पेशेंट तक पहुंचाया हमको। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा मतलब इससे पहले काम किसी इंडिविजुअल ने नहीं किया कि लोकली मेडिकल डिवाइसेस डेवलप करके ड्रैप से अप्रूव करवा के पेशेंट तक उनको पहुंचाया। जी, मैं थोड़ा सा ये रिवाइव वाले जो ऑपरेशंस हैं इसको भी मसरूफियात बहुत बढ़ गई हैं और मेरी आगे आई बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज अ डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर एट कॉम्स्टेक फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ OIC मेंबर स्टेट्स। वो भी कुछ प्लान बना रहे हैं जो मुस्लिम स्टेट्स हैं जो डिप्राइव्ड हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। तो वो थोड़ा सा एकेडेमिया, थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स, वो मेरा है इरादा, वो प्लान शुरू करने, प्रोसेस शुरू होगा। फिर अभी रिवाइव मेडिकल इटसेल्फ अगर आप देखें तो सबसे बड़ी इसकी खूबसूरती ये है कि आपका जो लोकल टैलेंट है अनटैप्ड, उसको मौका मिल रहा है। वो इधर आ रहे हैं, इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, दे आर रिक्रूटेड हेयर, दे आर एंगेज इन डिफरेंट projects and those projects are for the development of some healthcare technology for the world. So they are getting that kind of exposure. They've started getting that kind of exposure, which was not the case when I graduated. We had no platform. So this is actually a platform for those who can use their talent. You can use their hard work, and dedication for a cause, for a purpose, and that purpose is global. इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी सोसाइटी। इसमें जो इसका हय्य अलल फलाह का जो कॉन्सेप्ट है, ये मेरा नेच्योर है। पीछे जो मैं बीइंग मोमिन और सारा जो क्रॉस स्टडी और रिसर्च वगैरह करते रहे, वो कॉन्सेप्ट जो है वो टू फोल्ड है। एक उसका जो है एकेडमिक साइड है, एकेडमिक कंपोनेंट है उसका, जिसमें हमने एक करिकुलम सा बनाया है एंड दैट करिकुलम स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसिक्स। मतलब आपको एज अ मुसलमान अगर इस्लाम, ईमान और जिहाद का ही तफरक का नहीं पता कि ये हैं क्या चीज़ें, वैसे भी मैंने थोड़ी सी बात इस्लाम और ईमान के बीच में की थी, मुसलमान और मोमिन के बीच में की थी। अगर आपको ये बेसिक नहीं पता, आपको जेनेसिस ऑफ ह्यूमन मैन काइंड ही नहीं पता, आपको उसकी इब्तदा ही नहीं पता कि इंसान की इब्तदा क्या है और वो किस कॉम्पोजिट, एज अ कॉम्पोजिट वो क्या है, वो उसकी जो तख्लीक का जो सिलसिला है और उसमें जो रूह है, उसका हैवान है और उसके साथ जो उसके नफ्स के मराहल हैं, ये चीज़ें बेसिक नहीं पता और बाकी आपको दीन से रिलेटेड चीज़ें मज़ीद नहीं पता, तो उसके ऊपर हमने एक प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट करिकुलम बनाया है जो अभी हम सीक्वेंस में शुरू करेंगे और वो प्राइमरी हमारा फोकस सारा कुरान की तरफ है। आज प्रॉब्लम हमारा डायलेमा अलमिया ये है कि सबसे पहला अलमिया हमारा जो है वो अल-बकरा वाला है कि हम सारे टूटे डिवाइडेड हैं, हर बंदा एक ब्रांड के एम्बिट के अंदर है। वी आर नॉट मुस्लिम्स, वी आर एक्चुअली अंडर ब्रांड, ठीक है ना। कोई बरेलवी है तो कोई देवबंद है, बट हम सारे यूनाइटेड नहीं और मुसलमान नहीं हैं। वही अल-बकरा वाला वाक़या इसलिए मैंने बताया था कि ये जो सूरत अल-बकरा है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूरा, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूरा ऑफ द कुरान। कुरान का सारा आप देखें तो इसके सारी जो एग्जेक्टिव समरी है कुरान की, ठीक है, और उसमें मुकदमात हैं, मुकदमा बनी इसराइल है, लेकिन अल-बकरा का वाक़या इसलिए आया था कि ये मुसलमानों को, आने वाले मुसलमानों का और क़यामत तक का अलमिया होगा। और वो अलमिया ये है कि प्लेन हुक्म आया और सवाल जवाब शुरू हो गए और अभी वो सवाल जवाब ने ब्रांड्स बना दिए, ठीक है ना। इतना एक प्लेन फ्लेक्सिबल हुक्म को इतना रिजिड कर दिया है कि वो एक सवाल जवाब करके एक ब्रांड बना दिया उसने कि हाथ इधर बांधने हैं, फलाना ये करना है, दूसरे ने नहीं कर दिया। बट आप देखो कि एक क्रिएटर जो इस वक्त आपके ट्रिलियंस ऑफ फैक्टर्स को वो रेगुलेट कर रहा है और आप स्टेबल बैठे हुए हैं, आपकी गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, केमिकल है, सेलुलर लेवल पे इतना कुछ हो रहा है, ठीक है, तो उसको फ़र्क पड़ता है कि हाथ अगर 1 सेंटीमीटर या 1 इंच ऊपर चला गया है, नीचे उंगली चली गई, उसको तो फ़र्क पड़ता है आपकी सबमिशन से, आपकी आजिज़ी से, आपकी अटेंशन से, ठीक है। तो ये एक तो एकेडमिक साइड है हमारी जो करिकुलम है। दूसरा हमारी प्रैक्टिकल साइड है। अब मैं इसके ऊपर बहुत सोच रहा था कि प्रैक्टिकली क्या मैं अपने लिए करूं कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह को एक रूटीन फैक्टर बना दूं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सपोजिटली एक हय्यल फलाह का सेशन हुआ और वो एकेडमिकली हुआ। अब उस सेशन में आप इतने एलिवेट हो जाते हो, मोटिवेट हो जाते हो कि जैसे आप उसमें से निकलते हो, तो जैसे आप एक अच्छी नमाज़ पढ़ते हो और अगली नमाज के बीच में आपका वो ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाता है क्योंकि आप दुनियावी चीज़ों में इंगेज हो गए हो।
तो नमाज 5 वक्त की इसलिए है कि आपका वो ये वेव्स ही हैं कि आप किसी वक्त जाते हो नमाज में अल्लाह के साथ कनेक्ट करते हो, फिर नीचे आ रहे हो, फिर एक नमाज का टाइम आ गया। इट इज़, ये सारा वेव है, वेव थ्योरी है। तो बेसिकली जिहाद फी सबीलिल्लाह जो सेकंड कंपोनेंट है वो प्रैक्टिकल कंपोनेंट है। वो क्या है? वो बच्चों के लिए, यंग माइंड्स के लिए, यूथ के लिए, मेरे लिए, बड़ों के लिए। और वो क्या है कि सपोजिटली अगले सेशन में मैं गया हूँ तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र है उसको मैंने कहा कि यार मैं आज प्रैक्टिकल सेशन में, प्रैक्टिकल जो सेशन होगा उसमें मैं आई एम वन ऑफ देम। उसने नोट कर लिया। पहले एकेडमिक सेशन हुआ जिसमें टॉक हुई, बच्चों ने अपना बाद में कुछ शुरू किया हुआ था, कुछ छोटा छोटा तैयार करके लाए, वो सुना। Q&A हुआ, चाय शाय लग गई। उसके बाद प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट हुआ। तो प्रैक्टिकल सेशन क्या हुआ कि ऑडियंस है और ऑडियंस के आगे एक गोल मेज़ लगे हुए और गोल चेयर्स का एक सर्कल लगा हुआ है, और इसमें वो लोग हैं जिन्होंने आके लिखवा दिया था कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ वेस्ट ने कैसे तरक्की की इसके ऊपर। कि अगर आप उनके जेलों में भी चले जाए ना, प्रिजनर्स के अंदर, प्रिजन्स के अंदर जाएं, तो प्रिजनर्स की भी ये चेयर्स लगा के वो एक साइकोलॉजिकल थेरेपी का सेशन करते हैं। उनकी सोसाइटी के अंदर भी जो साइकेट्रिस्ट हैं वो इस तरह बैठते हैं, और बड़ा कॉमन फिनोमेना, वो हमारे दीन से ही चीज़ें सीख रहे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद पूछा करते थे, यही होता था, हाँ भी बताओ किसने आज ये क्या किया वो किया। तो एक मुझे जो एक स्लाइड वेक सी याद है हदीस के, हज़रत अबू बकर ने कुछ अपनी को बताया कि मैंने आज ये किया, तो बाकी साहबा दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग देमसेल्व्स कि आज हम भी कुछ लेके आते हैं यार, नबी को बताते हैं कि हमने किया, अब वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो ये जो सेशन आप जेलों में वो क्या करते हैं वेस्ट में कि वो एंगर मैनेजमेंट के ऊपर, और वो कहता है कि जी मुझे गुस्सा आ गया और मैं उसको मारने लगा था, फिर मैंने इस तरह कंट्रोल किया। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है साथ वाले के साथ, पीछे ऑडियंस भी बैठी है। ठीक है, तो हमारा ये जो प्रैक्टिकल सेशन है इसमें वो जो गोल चेयर्स में सर्कल बना हुआ है, ये वो लोग हैं जिन्होंने आके नाम लिखवा दिया कि मैं इसमें पार्टिसिपेट आज करूँगा। उसके हिसाब से वो चेयर्स लगी, बाकी सारी ऑडियंस है। अब व्हाट दैट ऑडियंस इज लिसनिंग एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल लिसनिंग इन दैट सर्कल, दैट ही विल शेयर हिज जिहाद फी सबीलिल्लाह एक्सपीरियंस लास्ट सेशन के बाद से लेके अब तक का। कि उसके बाद मैं रात को निकला, मैंने कंबल उठाए, मैं रोड पे गया, मैंने बंदा ढूंढा और उसको मैंने गर्म पनाया, सर्दी आ गई थी। फिर मैं मस्जिद में, मेरा एक दोस्त नहीं जाता था, उसको मैंने बेल की, उसको मैं लेके गया, नमाज पे लेके गया। इस टाइम पे अब वो थोड़ा सा पाबंद हो गया है, नमाज़ें पढ़ना शुरू हो गया है, मैंने झूठ बोलना कम कर दिया है। ठीक है, मैं इस तरह की चीज़ें वो नहीं करता, कोई भी गलत ख्याल आता है मैं औज़ु बिल्लाह पढ़ता हूँ। अब इसका फ़र्क क्या पड़ रहा है? ये वही जो वेस्ट ने दीन से एक्वायर किया वापस दीन की तरफ लाने की कोशिश हो रही है कि जो उधर सर्कल में लोग बैठे हैं और ऑडियंस में जो लोग बैठे हैं वो सुन रहे हैं कि अच्छा ये इस तरह भी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आधी रात को निकल जाता हूँ पैसे इकट्ठे करके घर से, और जितने मेरे पास हैं वो मैं रोडों पे लोगों को ढूंढता और बांटता हूँ। इसका तो ऑडियंस में बैठे हुए एक बच्चे को शऊर ही नहीं है कि वो ये भी कर सकता है। एक तो वो शऊर क्रिएट हो रहा है उसके लिए कि वो जिहाद फी सबीलिल्लाह और एक नेकी का काम इस तरह भी कर सकता है। ठीक है, एक तो वो हो गया। दूसरा ये कि वो एक मिशन और प्रोजेक्ट भी मुझे मिल गया है कि आज सेशन में मैंने अपनी ये जिहाद फी सबीलिल्लाह से रिलेटेड चीज़ें शेयर की हैं। अब मैंने अगले सेशन से पहले तक मज़ीद और कुछ करना है जो मैं इधर आके शेयरिंग करूँगा। तो दिस इज़ एक्चुअली द प्रैक्टिकल साइड ऑफ इट। अब इसमें यूथ, यंग, बच्चे, बड़े मोटिवेटेड होने चाहिए, वो आके अपना शेयर करें। और मैं नॉर्मली हमें वीकेंड्स में कुछ करने के नहीं होता, वीक डेज में पागलों की तरह काम करते हैं और वीकेंड बिल्कुल डेड होता है हमारा, नींदें पूरी हो रही हैं, मूवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। वाई नॉट स्पेंडिंग दैट वीकेंड फॉर जिहाद फी सबीलिल्लाह एंड शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस विद द वर्ल्ड। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव मिल गया, पर्पस मिल गया लाइफ में। तो आई हैव बीन थिंकिंग फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स के मैं अपने लिए कैसे जिहाद फी सबीलिल्लाह को एक करिकुलम के अंदर बंद कर सकता हूँ, एक एक्सरसाइज के साथ लिंक कर सकता हूँ कि जिसमें मैंने बाइंडिंग होगी मेरी कि मैंने कुछ करना है अच्छा और शेयर करना है। देन आई विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट डूइंग थिंग्स मोर प्रॉपरली। कि मैं जो एक कन्वेंशनल कर रहा था कि बच्चों को या मैं मोहल्ले में किसी को नमाज के लिए लेके जा रहा हूँ, कपड़े बांट रहा हूँ, मैं उससे बड़ी भी कोई चीज़ कर सकता हूँ। और अगर मैं उससे और बेहतरीन तरीके से बड़ी चीज़ करूँगा तो उधर जो यंग माइंड बैठा है उसका शऊर क्रिएट होगा कि वो भी लाइफ में ये कर सकता है। तो ये बेसिकली 2 पार्ट एक एफर्ट है।
बीइंग मोमिन इट वाज ऑल एकेडमिक, बट उसमें जो प्रैक्टिकल साइड थी वो कन्वेंशनल थी, ज़कात खैरात इकट्ठी की और जाके बांट दी। बट ये इसमें थोड़ा सा एक एलिमेंट मुझे कुछ लोगों ने कहा भी कि प्रैक्टिकल साइड पे जब ये शेयरिंग होगी तो वहाँ शो ऑफ वाला सिलसिला ना हो। ये तो कहा जाता है दीन में कि एक हाथ को दूसरे हाथ का नहीं पता होना चाहिए जब बांट रहे हो। तो मैंने कहा यार वो एक सर्टन कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पे वो अहकामात हैं, लेकिन बेहतरी के लिए किसी के लिए तो अब जैसे दो भाई हैं या दो मुल्क हैं या दो ज़िले हैं, उनका दो भाई अब अभी दोनों भाइयों के बीच में मैंने सुलह करानी है, तो यहाँ पे बैठ के मैं ये देखूंगा कि मैंने सच बोलना है। मैं सच बोल दूंगा तो आप तो लड़ पड़ोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो मैंने सुलह करानी है तो मैंने उसमें बेस्ट एफर्ट करनी है। ज़रूरी नहीं कि मैं हकीकत खोल दूं उसके दिल की आपके सामने, ठीक है। तो आप पीछे माइंडसेट देखें, पीछे उसकी वो देखें, नीयत देखें, इंटेंट देखें। इंटेंट ये है कि हम शेयरिंग करें एक दूसरे के साथ। शेयरिंग से शऊर क्रिएट होगा, शेयरिंग से मुझे भी पर्पस मिलेगा और प्रोजेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा कि मैंने अगली दफ़ा भी प्रिपेयर्ड आना है। जैसे साहबा ने सोचना शुरू कर दिया कि यार अबू बकर ने तो आज ये सुना दिया, हम तो तैयारी नहीं करके आए, ठीक है। तो ये प्रिजन्स के अंदर उधर ये हो रहा है। साइकोलॉजिस्ट उधर बैठ के सोसाइटीज़ में इस तरह लोगों को कर रहे हैं। अब लोगों के बच्चों की डेथ हुई होती है, उनके लॉसेस हुए होते हैं फैमिली के, और वो टूटे हुए होते हैं और डैमेज हुए होते हैं, और वो शाम को जाते हैं और वहाँ पे पूरी कुर्सियाँ लगी होती हैं और हर बंदा रो रहा है। वो प्रोसेस बता रहा है तकलीफ़ का कि मैंने कैसे अपने बच्चे को लूज़ किया, वो बता रहा है मैंने माँ लूज़ की, वो कह रहा है मेरी वाइफ लूज़ हुई, और वो एक दूसरे के साथ शेयर करके शऊर क्रिएट कर रहे हैं और तैयार हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। हम उन चीज़ों से दूर हो गए। तो अब मुझे बताएं ना कि एक बच्चा जिसके लिए जहाद फी सबीलिल्लाह गाली ना देना था, और वो इस एक्सरसाइज के थ्रू इतना हो गया है कि वो गाड़ी भर के जाके चीज़ें भी बांट रहा है अंधेरे में, आइसोलेशन में, कोई उसको देख नहीं रहा, और वो लोगों को नमाज के लिए भी ला रहा है और अपने आप को कुरान के साथ पाबंद कर रहा है। ये भी जहाद फी सबीलिल्लाह है कि मैं थका हुआ घर से आया हूँ और मेरे पास थकावट थी और टाइम नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी रात को कुरान मजीद पढ़ा और ये आयत सीखी, पढ़ी, उसके फ़िलासफ़ी में गया और आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने अपने नफ्स को गुस्से से निकाल लिया, फलाना मेरे साथ ज़्यादती कर रहा था और मैं वहाँ से मैं बैक ऑफ हुआ और अल्लाह का मुझे खौफ आया और मैंने वहाँ से अपने आप को निकाला। तो मतलब आप एक देखो ना कि एक चीज़ मैं आपको ये मैं सारा अब मैं इसको कंक्लूड करने लगा हूँ। एक ज़माने में मैं नमाज़ नहीं पढ़ता था, एक नमाज भी पढ़ना मेरे लिए भारी होती थी। वुज़ू करना है, ये करना है, वो करना है, 2 नमाज़ें 3 नमाज़ें भी भारी होती थी। फिर एक वक्त था कि मैं बस वुज़ू पे ही हूँ, सुबह आया हूँ शाम तक वुज़ू में हूँ, या मुझे वुज़ू करना है तो 2 मिनट में वुज़ू किया और नमाज जमात में शामिल हो गए। वो मेरी ज़िंदगी की मेरी रूटीन बन गई। अब ये जहाद फ़ी सबीलिल्लाह प्रैक्टिकली अगर हम प्रैक्टिस कर करके शेयरिंग कर करके एक टाइम आएगा कि आपकी ज़िंदगी में आपका उस बच्चे की, उस यंग माइंड की, मेरे जैसे बंदे की ज़िंदगी का एक रेगुलर अफेयर बन जाएगा। मैं सब कुछ ये जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए भारी नहीं रहेगा, जैसे नमाज एक वक्त में पढ़ना भारी होती थी। तो ये हय्या अलल फलाह इज़ अ 2 पार्ट सॉर्ट ऑफ एफर्ट। एक एकेडमिक है ताकि कॉन्सेप्चुअली दीन का फ़हम, कुरान का फ़हम, वर्ड ऑफ अल्लाह को हम समझें। हम तो वर्क ऑफ अल्लाह को ही बैठ के देखते रहते हैं, उसको समझें, पर्पस ऑफ लाइफ को समझें। और वो जो वीज़ा की बात कर रहा हूँ मैं, जन्नतुल फिरदौस की और आखिरत की, उधर क्राइटेरिया तो रियल ईमान है मोमिन होने का। उधर तो मुसलमान इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। मुसलमान तो इज़ ओनली एक्सेप्टेबल एज अ फुल सिटीज़न इन दिस वर्ल्ड। तो ये सब कुछ उसमें एकेडमिकली तैयार होना और साथ साथ ये प्रैक्टिकल एक एफर्ट हो जिसमें जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के ऊपर फोकस हो, और वो सिर्फ आपके नफ्स और आपके इर्द गिर्द जो मखलूक है उससे रिलेटेड हो। दीन में आप किसी को मुस्कुराते हो, वालदैन के ऊपर तो ये है कि आप मुस्कुरा रहे हो तो इट्स लाइक हज है। तो मतलब ये भी हमें खुशी होगी कि उस सर्कल में लोग बैठे हुए कह रहे हैं कि मैंने टॉलरेंस मेरे अंदर आ गई है। उसने हॉर्न बजाया, मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसको ये साइड मार देता, बट मैंने उसको बोला कि भाई आपको जल्दी होगी, आप प्रॉब्लम में होंगे, आप जाएं, ठीक है। तो ये सब जिहाद का हिस्सा है जो सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड, टॉलरेंस और ये चीज़ें लेके आएंगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो है ना सर वो ये है कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम करने को कुछ नहीं होता और हम फजूलियात गंद के अंदर बैठे होते हैं। टाइम एक ऐसी करेंसी है, इज़ द ओनली करेंसी है आपके पास जो है। ये मैं बड़ी दफ़ा बात करता हूँ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है
कि आपको पता है कि आपके पास सिर्फ वक्त एक करेंसी है, बाकी कुछ भी करेंसी नहीं है, और वो रेत की तरह आपकी उंगलियों से, हाथों से निकल रहा है। मैं इस वक्त आप तीन के साथ बैठा हुआ हूँ, इसका मतलब क्या है कि इस वक्त ये करेंसी सिर्फ ट्रांजैक्शन मैं आप तीन के लिए कर रहा हूँ, बाकी द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए ये ट्रांजैक्शन नहीं है। मैं अपना ये वक्त आपको दे रहा हूँ। अगर मैं उठा के कैमरा आपको गिफ्ट कर रहा हूँ तो ये बेसिकली वो कैमरा नहीं है जो मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, मैं अपना वक्त आपको गिफ्ट कर रहा हूँ जो मैंने उसको एक्वायर करने में लगाया और फिर आपको मुंतकिल किया। ठीक है, तो इन दी एंड एवरीथिंग इज़ वक्त। तो हम अपना वक्त कितना ज़ाया करते हैं काम और बाकी चीज़ों के बाद, मतलब इवन के जमात पढ़ने के बाद भी आके हम टीवी लगा लेंगे फलाना। लेकिन अगर एक पर्पस लाइफ में होगा कि नहीं यार मैं हई अल फलाह के अंदर मैंने जाना है और फिर मैंने उधर जाके मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहता। अब ये भी बहुत बड़ा एक प्रेशर है, शुरू में तो प्रेशर है, बाद में रूटीन बन जाएगी। पहले प्रेशर मैं फील नहीं करता था जब मैं 2 नमाज़ें पढ़ता था या नमाज नहीं पढ़ता था कि यानी मैंने नमाज़ पढ़नी है, कितना प्रेशर वज़ू करने का होता था और नमाज में शामिल होने का होता था। अभी भी होगा, लेकिन एक वक्त होगा मेरी ज़िंदगी का रेगुलर अफेयर बन जाएगा, और हो सकता है कितनी ज़िंदगियाँ आपकी इस एफर्ट से बेहतर हो जाए।